जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जनरल साइंस 8 करनी है। 7 तक हमारी मुकम्मल हो गई थी। आज लास्ट 8 है, फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम मैथ और साइंस शुरू करेंगे। तो जनरल साइंस 8 के आप पहले कंटेंट देख लें, सही है। इसमें भी 12 चैप्टर हैं। आखिरी दो चैप्टर अगेन टेक्नोलॉजी वाला, और फिर उसके बाद हमारा जो पीछे आ रहा था सोलर सिस्टम, और अब उसको वो नाम दे रहे हैं अवर यूनिवर्स, सही है। जिसमें प्लैनेट्स और गैलेक्सीज और सन और ये सारा। तो बहरहाल 12 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर इसमें इकोलॉजी, यानी कि पीछे हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, तो इकोसिस्टम की आप इसको समझ लें कि आगे एक्सटेंशन है मजीद। और इजी चैप्टर है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखें, पीछे हम पहले सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, फिर हमने उसके साथ थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, और आगे रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था, फिर हमने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। अब आखिरी एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसमें। और फिर आगे देखें, एक दो चैप्टर बायोलॉजी के हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाला बहुत आसान चैप्टर है, उसमें कुछ चीज़ें हैं। और फिर तीसरा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर आगे केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आ जाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये हम पीछे भी 7 में भी हमने पढ़ी हैं इसकी चीज़ें, कुछ इसमें भी हैं। और फिर एसिड बेस साल्ट, ये नया चैप्टर है केमिस्ट्री का। और फोर्स और प्रेशर, ये कुछ चीज़ें हम पीछे पढ़ के आ गए हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पहले पढ़ी थी। रिफ्लेक्शन इसमें एक नई चीज़ है, सही है। फिर इसी में कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस है। और आखिर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बहरहाल अब हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इकोलॉजी है। देखें, इकोसिस्टम हमने पढ़ा था। इकोसिस्टम में हमने पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और उनका आपस का इंटरेक्शन होता है, सही है। जिसमें लिविंग में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, और नॉन लिविंग में हमने पढ़ा था टेम्परेचर होता है, सॉइल होती है, सन होता है। सन मेन सोर्स भी होता है इकोसिस्टम का। तो इसमें इकोलॉजी है। इकोलॉजी सिंपल आप याद रखें। देखें, ये जो किसी भी उसके आगे लॉजी, यानी इकोलॉजी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट है या स्टडी की बात करें। तो इकोलॉजी का सिंपल मतलब है कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, सही है। इकोसिस्टम हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जिस उसमें पढ़ते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, सही है। और इकोसिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, सही है। अब इकोलॉजी में पहले कह रहे हैं कि दो साइकिल है, एक ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है। देखें, ऑक्सीजन साइकिल कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, हमने आखिरी क्लास में पढ़ा है कि फोटोसिंथ जो रेस्पिरेशन होती है, हम जो इंसानों में होता है जो अमल रेस्पिरेशन का, उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की जरूरत है, पौधों की, वो लेते हैं और ऑक्सीजन वापस खारिज करते हैं। तो ये पूरा जो साइकिल है, इसको इसने ऑक्सीजन साइकिल का नाम दिया है, सही है। और हमने पिछली क्लास में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी पढ़ा था, सही है। पूरे यानी कि रिएक्टेंट क्या है, उसमें प्रोडक्ट क्या है, कौन सी चीज़ उसमें जरूरत होती है, कौन सी खारिज होती है। इसी तरह रेस्पिरेशन का भी पढ़ा था। देखें, ये पूरा ऑक्सीजन साइकिल है, उसमें रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, सही है। कौन सी चीज़ें बनती हैं उसमें, ये सारा हम पीछे भी पढ़ के आए थे। तो ये पूरा एक साइकिल है। ऑक्सीजन जो है वो हमारी जरूरत है, और पौधे खारिज करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं और पौधों की जरूरत है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन पूरा मुकम्मल ये साइकिल है, सही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बता रहे हैं इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है, 0.4% है। देखें, मैंने बताया था ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, सही है, जो ग्लोबल वार्मिंग भी करती है। और ये खराब गैस होती है जो फ्यूल बनने के नतीजे में पैदा होती है। तो इसकी परसेंटेज बहुत कम है, 0.04%, लेकिन ये भी बहुत नुकसानदेह है, इससे भी बड़े मसाइल पैदा होते हैं, सही है। तो पौधे इसलिए अच्छे होते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसको वो ऑब्जॉर्व करते हैं। खराब गैस जो है उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, और जो अच्छी गैस है ऑक्सीजन, वो वापस देते हैं जो हमारी जरूरत है। तो बहरहाल एक तो इसमें अपनी ये चीज़ याद रखनी। देखें, फिर ग्लोबल वार्मिंग हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्री से निकलती है, जो फ्यूल बाद में होता है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है हवा में। टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सही है। और देखें, आजकल जब चौथा महीना शुरू हो रहा है, बाहर का महीना है, तो ठंड ऐसी बनी हुई है। और जब आप देखें, जब दिसंबर जनवरी चल रहा था, तो धूप निकली हुई होती थी। तो ये जो माहौल, जो टेम्परेचर है, ये चेंज हो रहा है, सही है। दर्जा हरारत ये इन गैसों के नतीजे में, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में। फिर हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी थी, ये जो दरख्त काटते हैं हम, ये जो फ्यूल जलाते हैं, ये जो शेयर जो है, शहरों में इजाफा हो रहा है अर्बनाइजेशन में, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इसको, माहौल को। फिर देखें, कुछ चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए थे।
इकोसिस्टम में, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि उसमें कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है। सही है। और फिर उसके साथ हमने पढ़ा था कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं। इसमें वो भी कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड बता रहे। कंपटीशन सबसे पहले कह रहे हैं कि ये हमारा जो माहौल है इसमें कंपटीशन रखा गया है कुदरती तौर पे, कि देखें एक चीज़ दूसरे की खुराक है। जिसमें जिस तरह हमने कहा था कि पौधे जो है वो, पौधों को जिस तरह उसने खा लिया, रेबट ने खा लिया, अगर रेबट को कोई और खाता है, आगे उसको कोई और खाता है, तो ये पूरा लिंक है अल्लाह ताला ने रखा है इसमें माहौल में कि एक चीज़ दूसरे की खुराक है। सही है। हर चीज़ जो है वो किसी दूसरे को फायदा दे रही है और दूसरी चीज़ आगे दूसरे को फायदा दे रही है। तो ये पूरा कंपटीशन भी है, यानी कि जो कमज़ोर चीज़ है, बहरहाल कमज़ोर को जो है वो ताकतवर चीज़ जो है वो उसकी खुराक बन जाती है ताकतवर की। तो उसको कंपटीशन का नाम दे रहे हैं। फिर प्रीडेशन हमने पीछे पढ़ा था, एक प्रीडेटर होता है, एक प्रे होता है, और एक रिलेशन उनका प्रीडेशन होता है। यानी कि प्रे शिकार हो गया, सही है, और प्रीडेटर शिकारी, और इनका आपस का रिलेशन प्रीडेशन। मिसाल तौर पे ये जो बियर है, सही है, ये देखें इसको खा रहे हैं, तो बियर क्या है, प्रीडेटर है, और जिस चीज को खा रहे हैं उसका शिकार है, प्रे है, और ये पूरा अमल जो है प्रीडेशन है। ये देखें ये भी बता रहे हैं ये मुख्तलिफ डायग्राम्स में। अच्छा, इसमें एक और मजे की वो चीज बता रहे, और बड़ी दिलचस्प चीज है। वो कह रहे कि कुछ पौधे जो हमने पढ़ा था, पौधे प्रोड्यूसर होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, सही है, और फिर पौधों को जो खाते हैं उसको कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूम करते हैं जो पौधों को। और कंज्यूमर भी कहते हैं उसको, हार्बीवोर्स भी कहते हैं, यानी पौधे खाने वाला या सब्जी होर। तो अब देखें ये कह रहे हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो, जिसको हम कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, यानी कि वो पौधे जो हैं वो गोश्त खाने वाले पौधे, कार्निवोर्स। वो कैसे हैं? अब देखें पौधे भी, ये देखें इसके ऊपर ये आया हुआ है, इंसेक्ट आया हुआ है, इसको इसने वो कर लिए, अपनी जाल में फंसा लिए, सही है। तो कहते हैं कि ये पौधे होते हैं कुछ, उनमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, सही है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से ये पौधे जो हैं इनको ये फंसाते हैं और फिर इनकी खुराक बनते हैं। पिक्चर प्लांट कहते हैं इसको, देखें। और वजह क्या है? नाइट्रोजन डिफिशियंसी, ये याद रखने। और इन पौधों को कहते हैं पिक्चर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप। इन ट्रैप कहते हैं फंसाने को, उड़ती हुई चीजों को, फ्लाई, उड़ती हुई चीजों को फंसाने को। तो इस पौधे का नाम है पिक्चर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप। और ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी की वजह से ऐसा करते हैं, और इन पौधों को हम कार्निवोर्स कहते हैं। देखें कार्निवोर्स हमने पढ़ा था गोश्त खाने वाले, तो गोश्त खाने वाले भी दो पौधे निकल आए हैं। तो बहरहाल बड़ा दिलचस्प निज़ाम है ये इकोसिस्टम में। लेकिन ये बहुत थोड़े हैं, ये दो नाम उसने लिए हैं, सही है, हर पौधा नहीं है कार्निवोर्स, इसमें थोड़ा सा अपने ख्याल रखने हैं। अब सिम्बियोसिस क्या है? देखें सिम्बियोसिस का वो कह रहे हैं कि सिम्बियोसिस ऐसा प्रोसेस है, जिस तरह हमने ऊपर प्रीडेशन भी पढ़ा था, जिसमें प्रे और प्रीडेटर का आपस में लिंक होता है। सिम्बियोसिस वो कहते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें जो आपस में रिलेशन है प्रे और प्रीडेटर का, ये दो ऑर्गेनिजम्स का, उसमें एक जो है वो लाजमी फायदे में रहते हैं, दोनों नुकसान में कभी नहीं रहते, एक लाजमी फायदे में रहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बियोसिस। सही है। सिम्बियोसिस की तीन टाइप्स कर रहे हैं आगे से। तीन टाइप्स में एक पैरासिटिज्म है, एक म्यूचुअलिज्म है, एक कॉमेंसलिज्म है। पैरासिटिज्म वो टाइप है जिसमें एक तो फायदे में रहता है लेकिन दूसरा नुकसान में रहता है, सही है, उसको नाम दिया पैरासिटिज्म का। म्यूचुअलिज्म देखें नाम से जाहिर है, म्यूचुअल यानी कि दोनों फायदे में रहते हैं, दोनों का बाई में फायदा है, बाई में मुफाद कह लें, सही है। और तीसरा कॉमनसलिज्म, जिसमें कहता है कि एक तो फायदे में रहता है लेकिन दूसरा नुकसान में नहीं रहता, पैरासिटिज्म की तरह, वो ना फायदे में रहता है ना नुकसान में। अब इसकी एग्जांपल समझनी है। पैरासिटिज्म जिसमें एक फायदे में रहता है, दूसरा नुकसान में रहता है, सही है। जिस तरह मॉस्किटो को एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें मच्छर काटते हैं, अब डेंगू मच्छर ने आपको काट लिया या किसी और मच्छर ने, तो मच्छर की तो ग़िज़ा पूरी होगी, आपसे खून चूस लिया, लेकिन आप नुकसान में है, सही है। तो ये मॉस्किटो क्या है, पैरासिटिज्म की एग्जांपल में दे रहे हैं। तो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, खराब जरासीम होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। लिवर फ्लूक एक नाम दे रहे हैं, लीच, ये भी एक किस्म का कीड़ा होगा या इस तरह का मॉस्किटो होगा या मच्छर होगा। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों फायदे में रहते हैं, उसकी मिसाल दे रहे हैं। पीछे भी हमने एक बार पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए आजमे के लिए बेहतर होते हैं, सही है। सेलुलोज जो होते हैं, सेल वाल, प्लांट की जो सेल वाल होती है, हमने पढ़ा था उस पे सेलुलोज से बनी होती है, वो हाजमे में मसला करती है, सख्त होती है। तो कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, अंदर आंतड़ियों में होते हैं, सही है, तो वो डिकम्पोजिशन का अमल करते हैं, वहां पे खुराक को तोड़ते हैं, तो वो हमारे लिए आसान कर देते हैं कुछ चीजें। इसलिए कहते हैं कि अच्छे जरासीम जो हैं
गुड बैक्टीरिया वो भी लाजमी है। तो एंटीबायोटिक्स का यही मसला है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो पीछे हमने पढ़ा था कि जो एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स जो मसनूई चीजें दी जाती हैं किसी भी बीमारी को जल्दी खत्म करने के लिए, तो वो अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं, उनका नुकसान बहरहाल वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, ये हमारे लिए बड़े फायदे हैं, हमारे हाजमे के लिए सही है। और उसमें तो ये उनके लिए ये फायदा है कि उन्हें शेल्टर मिल जाता है, हमारे अंदर रहते हैं सही है। और हमें ये फायदा है कि हमें उससे ये जो हाजमे में चीज़ें आसान हो जाती हैं, हमारा जो है वो इंटेस्टाइन जो है, यानी कि ये जो हमारी हेल्थ है इस ये अच्छी हो जाती है सही है। यानी कि हाजमे का जो हमारा निज़ाम है सही है, हमारे गट के अंदर होते हैं ये सही है। तो बहरहाल बहुत सी चीज़ें भी लोग बताते रहते हैं कि कैसे अच्छे बैक्टीरिया को कैसे पैदा करें, आपका जो मसाइल है मैदे के मसाइल हैं हाजमे के ये ठीक हो जाएंगे। तो बहरहाल ये जो बैक्टीरिया हैं और हम ये आपस में म्यूचुअलिज्म है हमारा ताल्लुक सही है। हम उनसे फायदा होता है कि वो शेल्टर मिल जाते हैं उन्हें, हमारे अंदर रहते हैं और हमें अच्छा। हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी कि जो बैक्टीरिया अच्छे नहीं होते जो अपने होस्ट के अंदर ही मसाइल पैदा करते हैं वो पैथोजेंस होते हैं सही है, यानी इंसान के अंदर रहते हैं और वहीं पे खराब जरासीम कह लें। लेकिन म्यूचुअलिज्म में अच्छे बैक्टीरिया होंगे सही है। सॉरी बैक्टीरिया की बात हो रही है जरासीम की नहीं। कॉमनसेलिज्म क्या है? कॉमनसेलिज्म में कहता है कि एक तो फायदे में है लेकिन दूसरा नुकसान में भी नहीं है सही है। दूसरा फायदे में भी नहीं है म्यूचुअलिज्म की तरह और नुकसान में भी नहीं है पैरासिटिज्म की तरह। मिसाल दे रहे हैं कि बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन अ ट्री, ये जो परिंदे होते हैं इन्होंने अपने घोंसले बनाए होते हैं दरख्तों पे। अब उनका तो फायदा हो गया, उन्हें घर मिल गया, लेकिन दरख्त को भी उससे कोई नुकसान नहीं है सही है। फिर इसी तरह एपीफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स विच ग्रो ऑन लार्ज ट्री फॉर स्पेस टू गेट बेटर लाइट, इस तरह के कुछ पौधे होते हैं जो बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर उग जाते हैं सही है, वहां से उन्हें रोशनी अच्छी मिल जाती है। तो वो बहरहाल उनका फायदा है लेकिन दूसरी चीज का नुकसान भी नहीं है। फिर देखें वो कहते हैं कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में, और सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है सबसे कम कहाँ पे होती है। प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए सही है, कंज्यूमर जो उन्हें कंज्यूम करते हैं जो पौधे खाते हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई आ गया इसमें, जो चीज़ों को जो है वो डेड बॉडीज को उनमें तोड़ फोड़ का अमल करते हैं। फूड चेन फिर यानी कि पूरी एक फूड चेन मैंने आपको बताई थी, एक दूसरे को खाता है दूसरा तीसरे को, सारी फूड चेन बन रही है जिसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है। फिर प्रोड्यूसर को जो पहले खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है सही है। मिसाल तौर पे रेबिट जो है खरगोश खरगोश जो है उसने खा लिया पौधा, वो प्राइमरी कंज्यूमर है। अब खरगोश को भी तो कोई खाएगा ना, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर है सही है। और उसको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं, यानी कि गोश्त खाने वाला। रेबर्ट को जो खाएगा वो कार्निवोर्स भी है लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। फिर इसको जो खाएगा वो टर्शरी कंज्यूमर है सही है। ये कंज्यूमर के अंदर भी तीन टाइप्स हैं। एक कंज्यूमर वो है जो प्रोड्यूसर को खा रहा है, वो तो कंज्यूमर हो गया, लेकिन कंज्यूमर को भी तो कोई खा रहा है ना, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है सही है। तो ये पूरा देखें बता रहे रेबर्ट, ये चूहे ने इसको खा लिया, माउस ने पौधे को, आगे से इसको स्नेक ने इसको खा लिया, तो स्नेक क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर भी है और कार्निवोर्स भी है, गोश्त खाने वाला। और आगे से उल्लू जो है उसने इसको खा लिया शाम को, तो उल्लू टर्शरी कंज्यूमर भी बन गया और कार्निवोर्स तो बहरहाल है। तो ये पूरा फूड चेन है सही है। और फूड चेन सीधा सीधा प्रोसेस है, एक ने दूसरे को खा लिया दूसरे ने तीसरे को। फूड वेब पेचीदा प्रोसेस है देखें, ये पूरा एक पेचीदा प्रोसेस है, एक ने इसको खा लिया इसने इसको खा लिया इसने इसको खा लिया, ये पूरा देखें। यानी कि रेबर्ट जो है वो रेबर्ट को इसने खा लिया, क्या कहते हैं, खाक है सही है, और इसने माउस को भी खा लिया सही है। तो एक चीजें जो है वो एक से ज्यादा भी खाती हैं, ये पूरा यानी कि एक वो वेब पूरा गुच्छा बना हुआ है सही है। तो ये भी आप देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के अंदर से यानी कि तीन तीन चीजें निकली। अब देखें फ्रॉग को, फ्रॉग है तो उसका स्नेक के साथ भी ताल्लुक है, उसका इसके साथ भी ताल्लुक है, उल्लू के साथ भी है सही है। और फिर फ्रॉग जो है वो ग्रास ऊपर के साथ भी ताल्लुक है और इसके साथ भी ताल्लुक है। तो ये आपस में एक पेचीदा अमल है पूरा सही है, इसको फूड वेब कहते हैं। फूड वेब में और फूड चेन में ये थोड़ा सा फर्क है। अब जो एनर्जी की बात हो रही थी इकोसिस्टम में, उसको उसने पिरामिड से समझाया, उसको नाम दे रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड आपने सुना होगा, पिरामिड ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र में जो वो पिरामिड्स बने हुए हैं, जो कहते हैं कि फरौन के ज़माने में बने थे, आपने देखा होगा वो इस तरह के बने हुए हैं। नीचे ज़्यादा हैं, ऊपर थोड़े पत्थर, ऊपर 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 तक भारी भारी पत्थर होते हैं उसमें।
तो ये आपको समझाना चाह रहे हैं इससे कि एनर्जी जो सबसे ज्यादा फूड में होती है वो प्रोड्यूसर में होती है। सही है, उसमें सबसे ज्यादा होती है, आगे प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंचने तक वो एनर्जी कम हो जाती है उससे। जब सेकेंडरी कंज्यूमर तक बात आती है तो एनर्जी और कम हो जाती है, और टर्शियरी कंज्यूमर में और कम हो जाती है। तो ये पूरा उसने समझाया। देखें यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी है। ऊपर ऊपर जैसे जा रही बात, तो एनर्जी उसमें से कम हो रही है, सही है, रिलीज हो रही है एनर्जी। अच्छा, फिर आगे चेंज इन इकोसिस्टम एंड इफेक्ट। इकोसिस्टम किस किस चीज से मुतासर हो सकते हैं? पानी की सप्लाई से, सही है, पानी की कमी ज्यादती से इकोसिस्टम पे फर्क पड़ सकते हैं। आबादी बढ़ने से हो सकते हैं, नई आबादी आने से पुरानी जो सिस्टम चल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर शिकार से, जिस तभी कहते हैं कि ये जो जानवर हैं इनका शिकार जो है लोग करते हैं, उन्हें मना भी किया जाता है। कि वो हर चीज अल्लाह ताला ने जो है वो इस इकोसिस्टम में रखी है, माहौल में रखी है, तो फायदे के लिए रखी है। आप एक चीज को खत्म कर देंगे तो, पीछे जैसे हमने एक चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि कुछ चीजें इंडेंजर हैं, यानी वो खत्म होने वाली हैं, तो उन्हें बचाने की जरूरत है। क्योंकि उनका फायदा है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा होगा। जिस तरह कहते हैं कि चाइना में मक्खियां खत्म कर दी थी उन्होंने, तो बहुत सी बीमारियां फैल गई थी। तो ये इकोसिस्टम में हर चीज का फायदा है, सही है। तो ये आप शिकार करते हैं, और जब कोई एक नस्ल खत्म हो जाएगी जानवरों की, तो उसका जो अल्लाह ताला ने फायदा रखा हुआ होगा, तो वो मसाइल बनेंगे उस सिस्टम में। माइग्रेशन, यानी कि नकल मकानी कर लेते हैं परिंदे, सही है, माहौल की वजह से। जिस तरह साइबेरिया से कहते हैं कि बहुत से परिंदे आते हैं, झुंड के झुंड बने हुए इधर आते हैं, जब वहां पे बर्फ पड़ जाती है, ठंड होती है। तो ये चीजें इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। फिर इकोसिस्टम को अच्छी कौन सी चीजें करती हैं? रिफॉरेस्टेशन, यानी कि दरख्त उगाना। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में फर्क है, ये समझने। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है एक ऐसी जगह पे दरख्त उगाना जहाँ पहले दरख्त था, कट गया या काट लिया किसी ने या जाया हो गया। एफॉरेस्टेशन का मतलब है नए सिरे से दरख्त उगाना जहाँ पे पहले से बिल्कुल था ही नहीं दरख्त। तो इनमें दो आपने फर्क रखने हैं। फिर कहते हैं आबादी कंट्रोल करके हम उस पे उसको अच्छा कर सकते हैं, माहौल को, सही है। एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी, ये जो वाटर पोल्यूशन है, पानी की आलूदगी। फिर कहते हैं ये देखें इंडेंजर्ड जो स्पीशीज खतरे में है, जिस तरह पांडा है, चाहिए, मैंने आपको कहा था ये पांडा बहुत कम रह गए हैं। ये एक और मिसाल दे रहे हैं, पेंगोलिन, सही है। तो कहते हैं कि इनको बचा के भी हम इकोसिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो बहरहाल आसान सा चैप्टर था, कुछ चीजें पुरानी थी, कुछ नई हैं आई हैं इसमें, सही है। अब नया जो चैप्टर है वो नर्वस सिस्टम है। देखें पीछे हम सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, जो मैंने आपको कहा था माउथ से शुरू होते हैं और आखिर में जाके, यानी कि माउथ के बाद उसमें एस्फेगस आ जाता है जो खुराक की नाली है, फिर उसके बाद स्मॉल मैदा आ जाता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आखिर में यानी कि जो खुराक खारिज होती है। तो हमने 6-7 स्टेप पढ़े थे उसमें। फिर इसी तरह हमने जो है वो दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी स्टेप वाइज पढ़ा था। वो शुरू होता है नाक से, सही है, नोज नेजल कैविटी से शुरू होता है, फिर सांस की नाली में जाता है, वेंट पाइप में हमने पढ़ा था। फिर आखिर में सांस जो है वो आखिर में लंग्स में पहुंचते हैं, सही है। बीच में 2-3 स्टेप्स और हैं, आखिर में लंग्स में जाके पहुंचते हैं, और वहां पे गैसेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, और फिर वहां पे ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बनते हैं और वो फिर ऑक्सीजन आगे ब्लड के जरिए ट्रांसफर होते हैं पूरी बॉडी में। वो सर्कुलेटरी सिस्टम था, ब्लड कैसे ट्रांसफर करते हैं ऑक्सीजन को, कैसे पहुंचाते हैं एक एक सेल तक, सही है। उसमें हमने ब्लड वेसल्स होती हैं वो पढ़ा था, खून की नालियां। और फिर हमने पढ़ा था आर्टरीज जो खून लेके जाती हैं दिल से बाकी हिस्सों को, हार्ट से। वो जो वापस लाती हैं वो वीन्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज के आगे से ऐसा होती हैं जो बहुत पतली होती हैं, ब्लड रास्ता। तो बहरहाल ये पीछे वाले सिस्टम मैंने रिपीट भी कर लिए। अब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सही है। नर्वस सिस्टम आखिरी है इसमें। नर्वस सिस्टम यानी कि हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम का काम होता है मैसेज, यानी कि दिमाग के साथ जो रिलेटेड चीज़ है जो मैसेज पहुंचाना बाकी बॉडी को, सही है। और वो मैसेज पे आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में, सही है। बहुत तेज मैसेज होता है वो, 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के भी 1000 ऐसे करें तो उससे भी कम टाइम में नर्वस सिस्टम मैसेज पहुंचाता है। आपके जिस्म को कोई तकलीफ पहुंची है, किसी गर्म चीज से हाथ लगा लिए, किसी ठंडी चीज से, तो वो पूरा अभी समझाएगा कि न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम क्या है। फिर हमने पढ़ा था ये बड़ी थिन और लॉन्ग होती हैं, सही है। ये जो इसकी नर्वस सिस्टम के अंदर जो, अच्छा, न्यूरॉन जो है वो, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम के सेल्स जो हैं, हमने पढ़ा था कि हर जो ऑर्गन है बॉडी का उसके अलग सेल होते हैं, सही है।
जिस तरह मसल्स के मस्कुलर सेल होते हैं, हमने पढ़ा था स्किन के एपिथेलियल सेल होते हैं, सही है। तो इस तरह जो नर्वस सिस्टम के सेल हैं उनको कहते हैं न्यूरॉन, सही है। न्यूरॉन का असल में काम होता है मैसेज पहुंचाना। ये कह रहे हैं न्यूरॉन कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल कॉल्ड, और उस मैसेज को कहते हैं नर्व इम्पल्सेस, सही है। अच्छा, फिर डेंड्राइट्स क्या है? ये कुछ पार्ट्स इसने बनाए हुए हैं, सही है। डेंड्राइट्स हैं, इसको कहते हैं कि डेंड्राइट्स आर फाइबर ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के अंदर फाइबर होते हैं जो असल में मैसेज पहुंचाते हैं, उसको उसने डेंड्राइट्स का नाम दिया हुआ है, सही है। ये डायग्राम में भी देख लें। अच्छा, सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी का कहते हैं थिक पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये थिक पार्ट होता है न्यूरॉन का, सही है। ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी इसने नहीं बनाया हुआ। सेल बॉडी थिक पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म उसने बनाया हुआ है, सही है। ये फ्लूइड मटेरियल होता है, पीछे हमने उसमें पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर में प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है न्यूक्लियस, और उसके दरमियान जो आउटर लेयर होती है सेल वाल, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन, एनिमल्स में उसके दरमियान होता है साइटोप्लाज्म। तो बहरहाल ये सेल बॉडी में है। और एक्सन क्या है? एक्सन ये है, देखें। एक्सन का कहता है कि ये भी न्यूरॉन का फाइबर है, ये जिस तरह डेंड्राइट्स हैं। लेकिन डेंड्राइट्स का काम मैसेज पहुंचाना है, और एक्सन का काम क्या है? ये सेल बॉडी से अवे देखें, वही यानी कि आर्टरीज और वेन्स वाला काम हो गया। आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं दिल से बाकी बॉडी को, और वेन्स वापस लाती हैं। तो डेंड्राइट्स क्या है? ये मैसेज पहुंचाता है कहाँ से? दिमाग से पहुंचाता है सेल बॉडी को, और एक्सन वापस लाता है सेल बॉडी से अवे, सही है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके जाता है, ये सेल बॉडी से। तो बहरहाल ये फर्क है तीनों चीजों में। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की तीन टाइप्स हैं कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। सेंसरी न्यूरॉन्स, नाम से जाहिर है सेंस यानी कि फीलिंग्स। मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। इंटर का लफ्ज यहाँ भी आ गया तो समझे कि वो चीज कनेक्ट करने वाली है दो चीजों को, इंटर, सही है। इंटरलिंक, इंटर न्यूरॉन कह लें। सेंसरी न्यूरॉन का काम है कि देखिए, इस काम सबका मैसेज ही पहुंचाना है। किसी का मैसेज पहुंचाना दिमाग से बाकी बॉडी को, किसी का बॉडी से वापस दिमाग को लेके आना, किसी का रिसेप्टर से, रिसेप्टर से आगे पहुंचाना, किसी का जो है वो अफेक्टर से पहुंचाना। तो बहरहाल ये सेंसरी न्यूरॉन क्या है? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, यानी कि ब्रेन का पार्ट है, सही है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, कहते हैं कि रिसेप्टर से मैसेज पहुंचाते हैं वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और मोटर न्यूरॉन क्या है? ये उसका उल्टा काम है, नर्वस सिस्टम से अफेक्टर को पहुंचाते हैं, सही है। तो इन दोनों का फर्क याद रखने हैं, ये आगे भी थोड़ा सा आएगा मजीद, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो एंटर का क्या मतलब है? एंटर का मतलब मैंने यही बताया कि जो कनेक्ट करने वाली चीज होती है, ये क्या करती है? नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को पहुंचाती है, सही है, या कनेक्ट करती है उनको। इंटर न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, सही है। यानी कि ये सेंसरी न्यूरॉन हमने पढ़ा है कि ये मैसेज पहुंचाता है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और मोटर न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से वापस इफेक्टर को। और इंटर न्यूरॉन इन दोनों के दरमियान में राब्ता है, सही है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान। तो बहरहाल ये अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर पार्ट्स हैं, फिर उसके अंदर सब पार्ट्स हैं, उस आगे से उसके पार्ट्स हैं। तो ये आपने एक पेज पे लिखनी है, तब आपको आसानी से समझ आएगी। सबसे जो मेन दो पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, एक को नाम दे रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ऊपर भी हमने पढ़ा है, और एक को दे रहे हैं यानी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सही है। अब इन दोनों का क्या फर्क है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का? देखें, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये दिमाग के साथ लिंक्ड है, इसके आगे से दो मजीद पार्ट्स हैं। पहले दो पार्ट्स नर्वस सिस्टम के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये देखें इसमें दिमाग आ जाता है और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी के बाकी पार्ट्स के साथ जो दिमाग का लिंक है, जिस शक्ल में भी है, सही है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सही है। ये पूरा जाल बिछा हुआ है दिमाग से लेके बाकी पूरी, देखें अब आपका हाथ गर्म चीज से टच होता है तो वो दिमाग को मैसेज तभी पहुंचता है जब दरमियान में राब्ते का कोई जरिए है, और बहुत तेज मैसेज पहुंचता है। ये देखें छोटी छोटी ये जो रगें हैं जो भी है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसका दिमाग से ताल्लुक नहीं है, इसका बॉडी बॉडी से ताल्लुक है, और जो कनेक्ट करता है दिमाग को और बॉडी को।
जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। ये अलग से याद रखने हैं क्योंकि आगे ब्रेन की अलग से टाइप्स आ रही हैं, स्पाइनल कार्ड की अलग से आ रही हैं। अब देखें वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम काम कैसे करते हैं, सही है, वो आपको बता रहे हैं। पहले आप सामने स्टिमुलस क्या होते हैं। स्टिमुलस का मतलब है कि माहौल में कोई भी, यानी कि आप कोई भी चेंज आती है, आप बैठे बैठे हैं, आपका हाथ अचानक गर्म चीज को लग गया, सही है, तो उसको उसको उसने नाम दिया स्टिमुलस का, सही है। यानी कि कोई भी चेंज जो आती है उसमें, जब आपका मिसाल के तौर पे हाथ गर्म चीज को टच हो गया, उससे अगला स्टेप किया सेंसरी न्यूरॉन का। हमने पढ़ा था सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है मैसेज बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाना। तो जैसे ही आपका हाथ टच होगा, आपने सेंस किया वो चीज, यानी कि करंट लग गया, आपको गर्म चीज से हाथ लग गया, तो एकदम वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव होंगे और मैसेज पहुंचाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, दिमाग को, सही है। आगे से वो के आगे मजीद क्या होगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज चला गया, सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचाया, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है मैसेज पहुंचाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस लाना किसका काम होता है, हमने पढ़ा है वो मोटर न्यूरॉन को होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन आ गया, मोटर न्यूरॉन ने फिर आगे वापस जो है दिमाग से मैसेज लाया उसको, बाकी बॉडी को, कोई अब इसका क्या हो सकते हैं, मिसाल तौर पे आपको करंट लग गया, तो एकदम मैसेज आएगा कि आप हाथ उठाएं, अपना हाथ खींचें। यानी कि ये देखें 6 स्टेप इन्वॉल्व हो गए, लेकिन प्रोसेस शायद 1 नैनो सेकंड का प्रोसेस होगा। इस तरह आपने हाथ टच किया और इस तरह उठा लिया, सही है। तो फिर आखिर में रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपने हाथ उठा लिया, वो आपने रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स है, सही है, रद्द है। स्टिमुलस, कोई भी चेंज आई, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचाया दिमाग को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज वापस आया मोटर न्यूरॉन के जरिए अफेक्टर को। अफेक्टर यानी मुतासर है, जो हाथ मुतासर हुआ है, तो उसको मैसेज आ गया कि एकदम हाथ खींच लें, सही है। और फिर ये पूरा एक, आगे आपने इसमें समझना है कि ब्रेन जो है वो, ब्रेन हमने पीछे ही पढ़ा था कि स्कल के अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर होता है, सही है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक है या हमारा जो हार्ट है वो किसके अंदर होते हैं, वो रिब्स के अंदर होते हैं, सही है। तो ब्रेन जो है वो इसके अंदर है, स्कल के अंदर है, खोपड़ी के अंदर है, सही है। तो अब देखें ब्रेन, पहले सबसे पहले हमने जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स पढ़े, कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट पढ़े, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये। फिर अब ब्रेन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ब्रेन के आगे क्या पार्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ब्रेन के पार्ट्स ही। ब्रेन के कहते हैं कि 3 पार्ट्स हैं, एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है, एक हाइंड ब्रेन है। मिड ब्रेन दरमियान वाला, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, सही है। अब ये समझने कि ये क्या है। देखें इसमें से जो मिड ब्रेन है उसके ऊपर इसने इतनी बात नहीं की हुई, सही है। बात वही होगी कि इंटरलिंक कर रहे हैं मिड ब्रेन किसको, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। ये कह रहे हैं कि ये लिंक होते हैं फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का, और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, सही है। यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, ये जो आप पलक झपकते हैं, सही है, तो ये आपकी रिफ्लेक्स मूवमेंट है। ये आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स किसको कहते हैं, बहुत जल्दी जो होती है और इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते, जिस तरह सांस ले रहे हैं या पलक झपक रहे हैं या वो चीज़ें, तो ये रिफ्लेक्स, ये मिड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। अच्छा, जो बाकी इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, फोर ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। तो देखें फोर ब्रेन के आगे फिर पार्ट्स आ गए हैं। अब ये आप एक पेज के ऊपर करेंगे तब आपको समझ आएगी, वैसे आप उसमें भूल जाएंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक जगह लिख लें, इस तरह डायग्राम बना के उसको कर लें, सही है, और लाइन खींच के नीचे। फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। फिर ब्रेन के आगे से 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फिर आगे से फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के 3 3 पार्ट्स आ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन के कौन से हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ओब्लंगेटा। देखें सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना, ये एक फोर ब्रेन का पार्ट है, एक मिड ब्रेन के, हाइंड ब्रेन के, सही। मिड ब्रेन के पार्ट्स नहीं उसने बताए, बस ये बताया कि ये लिंक करते हैं दोनों को और इसका काम रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, सही है। और आई मसल्स की उसने मिसाल दी, आई मसल्स की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है, जो पलक झपकते हैं हम। अच्छा, सेरिब्रम क्या है, थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है। सेरिब्रम का कह रहा है कि ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, फोर ब्रेन का नहीं, पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट करें,
एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, या कुछ भी, थैलेमस, तो आपने सेरिब्रम करने हैं। फिर कहते हैं कि ये जो होता है, इसके आगे से दो हिस्से होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होते हैं, सही है। और ये किस चीज को कंट्रोल करते हैं? सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। हमारा जो सेंस है, हमारी जो मेमोरी है, यादाश्त है, हमारी इंटेलिजेंस है, जहानत है, हमारी लर्निंग है, सीखने की सलाहियत है, हमारी रीजनिंग है, जो हम सवाल करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारे इमोशंस है, हमारी विल है, इरादा है, सबको ये कंट्रोल करते हैं। ये अपने पास नोट कर लें किस किस चीज को कंट्रोल करते हैं। थैलेमस किस चीज को कंट्रोल करते हैं? कहते हैं कि ये परसेप्शन, परसेप्शन होता है तासर। किसी शख्स के वाले से आपने जो तासर बनाया होता है कि ये अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये चीजें जो है थैलेमस कंट्रोल करते हैं। फिर ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन, इट रिसीव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड देम टू स्पेसिफिक। बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस चीज को कंट्रोल करते हैं और ये किसको करते हैं? ये परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करते हैं? बॉडी का टेम्परेचर, एपिटाइट, भूख, वाटर बैलेंस, पानी का जो तवाज़ुन होता है जिस्म में, ब्लड प्रेशर, बीपी, मूड, इमोशंस, हमारा मूड को, हमारे जज्बात को, गुस्से को, खौफ को, प्लेयर को, खुशी वाली चीज। ये देखें, फर्क रखने हैं आपने, ये किसको कंट्रोल करता है, ये किसको करता है, ये किसको करता है, सही है। और हाइंड ब्रेन पे जा रहे हैं आप। हाइंड ब्रेन कहते हैं कि इसके तीन पार्ट्स हैं आगे। जिस तरह इसके तीन थे, इसके सेरिब्रम और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो हाइंड ब्रेन के तीन कौन से? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम किस चीज को कंट्रोल करते हैं? बॉडी मूवमेंट को, यानी मसल के साथ इसका लिंक है। बॉडी की जितनी भी मूवमेंट होती है मसल के जरिए, उसको सेरिबेलम कंट्रोल करते हैं। सेरिब्रम और इसमें फर्क याद रखने हैं। पोन्स क्या है? पोन्स सेरिबेलम और बाकी पार्ट्स के दरमियान लिंक है, सही है। सेरिबेलम और बाकी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरिबलम और इसके दरमियान नहीं, मेड्यूला के दरमियान नहीं, बल्कि बाकी पार्ट्स के दरमियान, ये याद रखने। और मेड्यूला ऑब्लंगेटा आखिरी आ गया, ये किस चीज को कंट्रोल करता है? ये हमारा, कहते हैं कि जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके अख्तियार में नहीं होते। वॉलेंट्री रिएक्शन ये है कि आप कहें कि मैं एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहा हूँ, एक स्टेप ले रहा हूँ, ये वॉलेंट्री रिएक्शन है आपके, यानी कि रजाकराना अमल है, आप खुद करते हैं अपनी मर्जी से। इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो हो जाता है, आप सांस ले रहे हैं, आप पलक झपक रहे हैं, ये किस चीज की मिसाल दे रहे हैं? हार्ट रेट, जो आपका दिल धड़क रहा है, ब्रीथिंग, जो आप सांस ले रहे हैं, स्वेलविंग, वॉमिटिंग, सेलिवेशन, यानी कि उल्टी आपको हो जाती है, वॉमिटिंग, उसमें भी आपका इख्तियार नहीं होता, आप कहें मैं मर्जी से करूंगा, मर्जी से नहीं करूंगा, और वो आपके इख्तियार से भी बाहर होती है। ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन है। कफिंग, स्नीजिंग, ये जो आप खांसते हैं, ये जो आप, सही है, ये सारी चीजें। तो ये मेड्यूला ऑब्लिंगेटा है, छह चीजें हैं अलग अलग, इनको इनका फर्क रखने हैं, कौन क्या काम करता है, किस चीज को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कार्ड देखें, स्पाइनल कार्ड के आगे इतनी टाइप्स वगैरह कुछ भी नहीं है। स्पाइनल कार्ड में वो सिर्फ कह रहे हैं कि ये जो ब्रेन का, दिमाग का और बैक हमारा जो ये पीछे है, रीढ़ की हड्डी है, इस इसके दरमियान कनेक्शन है, सही है, और इसको प्रोटेक्ट भी बैकबोन ने किया होता है, सही है। ये देखें डायग्राम से भी बता रहे हैं। तो स्पाइनल कार्ड का याद रखने कि ये, जिस तरह हमने बताया था कि जाहिर बात है हमारे दिमाग का पूरी बॉडी के साथ लिंक है, हर जगह। अगर बॉडी के साथ लिंक ना हो तो वो चीज़ उसमें से में जो हिस्स है वही खत्म हो जाए, हम महसूस ही ना कर सकें उस चीज़ को। तो ये जो स्पाइनल कार्ड है ये लिंक करता है बैक के साथ हमारी बॉडी को, सही है। बैक बोन, रीढ़ की हड्डी इसमें आ जाती है, सही है। और रिफ्लेक्स एक्शन बहुत से होते हैं, उनको कंट्रोल करता है स्पाइनल कार्ड। जैसे हाथ हमारा टच होता जाता है गर्म चीज से, तो वो स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। जाहिर बात है ये लिंक, इसने लिंक किया हुआ है ब्रेन को बाकी चीजों के साथ। अच्छा, बहरहाल स्पाइनल कार्ड में जो इंपॉर्टेंट चीज एक और है वो ये है कि इसमें, इसकी शेप देखें, बता रहा है स्पाइनल कार्ड की। कहते हैं कि इसमें दो एरियाज होते हैं, एक को उसने वाइट मैटर का नाम दिया, एक को ग्रे मैटर का। ये वाइट सफेद और ये ग्रे है, सही है। तो कहते हैं कि इसका जो वाइट मैटर होता है, हाँ, इसका जो वाइट मैटर होता है वो माइलिनेटेड फाइबर होता है उसमें, सही है। और जो ग्रे होता है उसमें सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, सही है। तो ये आपने याद रखने हैं। कहते हैं स्पाइनल कार्ड एज सेंटर बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई की तरह इसकी शेप है, तितली की तरह। इसमें ग्रे मैटर भी है, सही है। और आउटर वाइट मैटर है, सही है।
वाइट आउटर है और सेंट्रल ग्रे है, जबकि ब्रेन में इसका उलट है। सही है, अब हम पढ़ेंगे ब्रेन में दरमियान वाला वाइट होता है और आउटर जो है वो ग्रे होते हैं। तो स्पाइनल कार्ड में दरमियान वाला ग्रे है और आउटर वाइट है। सही है, तो ये फर्क आपने याद रखना है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का। फिर देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इस पे बहुत थोड़ा लिखा हुआ है इसने, असल चीज वो ब्रेन में ही थी जो थी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये बाकी बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से लिंक करते हैं। स्पाइनल कार्ड से बैक को करते हैं लिंक, देखें बैक बोन का इसमें जिक्र है, ये पूरी बॉडी पार्ट्स को लिंक करते हैं। ऊपर मैंने डायग्राम में भी बताया था। इसमें दो तरह की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स वही यानी कि स्पाइनल कार्ड से निकली होती हैं, और क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकली होती हैं। इनमें ये फर्क है, स्पाइनल नाम से ज़ाहिर है स्पाइनल कार्ड से निकली होती हैं और क्रेनियल ब्रेन से। इसके 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व्स के 31। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने देखें। बहुत थोड़ा उसने लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, दो तरह की नर्व्स होती हैं इसमें से ये। और ये बॉडी को लिंक करते हैं ब्रेन के साथ, बॉडी बाकी सारी बॉडी को। सही है। वॉलंटियर और इनवॉलंटियर एक्शंस कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। जो आपके इख्तियार में होते हैं वो वॉलंटियर होते हैं, जो इख्तियार में नहीं होते, जो नॉन वॉलंटियर होते हैं या इनवॉलंटियर होते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन जो बहुत तेजी से हो जाते हैं, जिस तरह पलक का झपकना। सही है, ये सारा। फिर रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कह रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे ऑन व्हिच नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम रिसेप्टर, यानी कि वो रास्ता है जिसपे वो मैसेज ट्रेवल करते हैं रिसेप्टर से लेके इफेक्टर तक। सही है, उसमें वही आ जाते हैं, पहले सेंस ऑर्गन आते हैं, सेंसिंग न्यूरॉन आते हैं, फिर सीएनएस आ जाते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं, और फिर फैक्टर आ जाते हैं। सही है, पीछे भी हम उसका पूरा वो पढ़ के आए हैं सीक्वेंस। तो बहरहाल ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अपने ब्रेन को कैसे हेल्थी रखें, कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस स्ट्रेस को कम करें। सही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि डिबेट करें, क्वेश्चन आंसर किया करें, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें। इसमें जो तीसरा चैप्टर है वो वेरिएशंस, हेरिडिटी और सेल डिवीजन, ये भी एक नया चैप्टर है, पहले आपने किसी चैप्टर उसमें नहीं देखा होगा किसी बुक में। सेल डिवीजन, हेरिडिटी और वेरिएशन। वेरिएशंस कहते हैं कि तनों, अपने लफ्जों में उर्दू में कहें तो तनों कहते हैं, या डिफरेंट वेराइटीज कह लें, मुख्तलिफ यानी कि चीज़ें एक दूसरे से, वेराइटी से निकले वेरिएशंस, यानी कि इंसानों के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं, मुख्तलिफ होते हैं इंसान एक दूसरे से। हेरिडिटी कहते हैं कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होती हैं। सही है, खसूसियात होती हैं उसमें। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होते हैं मजीद, माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन में। तो देखें जेनेटिक्स, जेनेटिक्स किसको कहते हैं, यानी जीन से निकले जो चीज़ें हमें जीन से मिलती हैं। सही है, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती हैं, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं उनको। सही है, इसको मेरे ख्याल से उर्दू में जीनियात कहते हैं। वेरिएशन मैंने आपको बता दिया कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चीज़ें जो है मुख्तलिफ हो जाती हैं। सही है, दो भाई एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें पीछे भी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि देखें कुछ खसूसियात माँ की तरफ से आ जाती हैं, कुछ बाप की तरफ से आ जाती हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमने पढ़ा था जो प्लांट्स में भी होती है, उसमें बिल्कुल उसी तरह की वैरायटी बनाई जाती है। एक ही पेरेंट सेल होता है उसमें, किसी की शाख ले ली, किसी की स्टेम ले ली, तो उसका मकसद ये होता है कि वही चीज़ बनाई जाए जैसी है। लेकिन इंसानों में तो बहरहाल ऐसा नहीं है, इंसान जो है वो एक एक नस्ल के बाद जाके भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, यानी कि बहुत सी खसूसियात मुख्तलिफ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें वही रहती हैं। अब कहते हैं कि वेरिएशन पे क्या चीज़ें कौन से काजेज हैं वेरिएशन के, कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसे। डाइट होती है। सही है, टेम्परेचर होता है, यानी कि ठंडे इलाके के लोगों में कुछ चेंजिंग आ जाती हैं, गर्म इलाकों के लोगों में रंग का फर्क आ जाता है, वो चीज़ें। ह्यूमिडिटी। सही है, तो बहरहाल ये माहौल, कुछ चीज़ें होती हैं जो। फिर अडाप्शन क्या है, अडाप्ट अडाप्ट का मतलब है कि माहौल के अंदर खुद को एडजस्ट कर लेना, अडाप्ट कर लेना। सही है, अडाप्शन की दो किस्में अभी बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसको कह रहे हैं, एक एक को नाम दे रहे हैं स्ट्रक्चरल अडाप्शन, और एक को कह रहे हैं बिहेवियरल अडाप्शन। सही है, स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज ले आना चाहिए। जिस तरह मिसाल दे रहे कि एक प्लांट है,
वैसे तो पौधे देखें, पौधे जो हैं वो उनको पानी चाहिए होते हैं, उनको जो है वो सारा एक मुनासिब माहौल चाहिए होता है। लेकिन ये एक पौधे की मिसाल दे रहे हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहराओं में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुदरती तौर पे उनका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि उनकी स्टेम जो तना होता है वो मोटा होता है, सही है। वैसे तना आमतौर पे पतला होता है। और तने का काम मैंने आपको क्या बताया, स्टेम का ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को जड़ों से लेके बाकी हिस्सों तक, सही है। तो जो सहराओं में पौधे होते हैं, कहते हैं कि उनका स्ट्रक्चर टाइम के साथ ऐसा हो जाता है कि उनके जो स्टेम है वो मोटी हो जाती है, तने मोटे हो जाते हैं, और लीव्स या तो देखिए उसका मकसद ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा उनमें पानी स्टोर हो जाए, सही है, क्योंकि पानी की कमी होती है सहरा में बहरहाल। ये एक मिसाल दे रहा है कैक्टस। ये एक पौधा है, इसको कहते हैं बड़ा सख्त पौधा होता है, ये सहराओं में होते हैं और ये उसमें भी सरवाइव कर रहे होते हैं। फिर बिहेवियरल अडॉप्शन देखें, ये तो स्ट्रक्चर में चेंज लेके माहौल में एडजस्ट होना, सही है। बिहेवियरल अडॉप्शन का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली मिसाल दे रहे हैं कि बहुत से परिंदे माइग्रेट हो जाते हैं, मैंने पीछे भी आपको कहा, साइबेरिया से पाकिस्तान में आ जाते हैं जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो ये बिहेवियरल अडॉप्शन है, सही है। तो ये जो बिहेवियरल अडॉप्शन है, स्ट्रक्चरल अडॉप्शन है, ये माहौल के नतीजे में आती है और इंसानों में भी आती है, सही है। कोई इंसान जो है वो अच्छे माहौल में रह रहा होता है, फिर अगली नस्ल आती है तो हो सकता है उसके हालात खराब हो जाएं, तो ये चीजें वो अडाप्ट कर लेते हैं टाइम के साथ साथ। तो उनमें वेरिएशंस आती रहती हैं, सही है। फिर मौसम के हिसाब से स्किन के कलर होते हैं, गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के अक्सर जो रंग है वो जो है वो सांवला होता है, ठंडे इलाके वाले लोगों का रंग और होता है, सही है। तो ये चीजें भी फर्क डालती हैं उस पर। अगली चीज जो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए है, सही है। देखिए डीएनए, आपने कुछ ना कुछ सुना होगा। डीएनए जो है वो कहते हैं कि फलां का जो डीएनए, फलां के डीएनए में ये चीज़ है, फलां के डीएनए में ये चीज़ है। तो वो खुसूसियात जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती हैं वो डीएनए में होते हैं, सही है। और क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या होता है, ये चीज़ हम बहुत पढ़ते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स हैव 46 क्रोमोसोम्स इन ऑल बॉडी। इंसानों के 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, सही है। जोड़ों में होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, कुछ मेल की तरफ से आते हैं, कुछ फीमेल की तरफ से आते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में खसूसियात होती हैं, फिर सही है। तो वो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है और फिर आगे से नस्ल दर नस्ल वो चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। कहते हैं कि डीएनए ऑन द क्रोमोसोम फॉर्म जीन्स, और फिर वही डीएनए आगे से जीन्स बनाते हैं। कहते हैं कि फलां के जीन्स में ये चीज है, उसकी आंखों का कलर नीला है, ये जीन्स में है, उनकी जीन्स में है। पूरी नस्ल, पूरे जो बाप बेटा आगे से सारा वो नीले रंग के, नीले कलर की आंखें होती, सही है। तो ये कहते हैं कि स्किन कलर, अच्छा फिर जो जेल का रंग होता है, हाइट, सही है, हाइट यानी कि कोई लंबे कोई छोटे होते हैं, ब्लड ग्रुप्स, इनको ये चीजें कंट्रोल करती हैं, सही है। डीएनए ऑन द क्रोमोसोम फॉर्म जीन्स। डीएनए जो है वो जीन्स बनाता है क्रोमोसोम पे, और जीन्स जो है आगे से ये चीजें कंट्रोल करते हैं, स्किन कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, किसी की ब्लड ग्रुप क्या होगा, सही है। और क्रोमोसोम फिर इन जीन्स को जो डीएनए बनाते हैं वहां पे आगे ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, सही है। वो कुछ माँ की तरफ से आ जाते हैं, कुछ बाप की तरफ से आ जाते हैं, सही है। तो खुसूसियात मिक्स हो जाती हैं, कहते हैं कि ये फलां अपनी अपने ननिहाल पे गया है, फलां जो है अपनी बाप वाली उस पे गया है। तो ये क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं, सही है इसमें। तो बहरहाल वो चीजें आ जाती हैं खुसूसियात, कुछ एक तरफ से कुछ दूसरी तरफ से। अच्छा डीएनए में आपने और जो चीज समझनी है, डीएनए में कहते हैं कि हेरिडिटरी मटेरियल है, सही है। स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है डीएनए, सही है। ये वैसे डीएनए का मतलब होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सही है। और इसके अंदर होते हैं स्मॉल यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फिर आगे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सही है, वो याद रखने हैं। एक होता है 5 कार्बन शुगर, इसको कहते हैं डी ऑक्सी राइबोस, सही है। और डीएनए के भी कहते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एक होता है इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और एक को नाम दे रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप, सही है। ये तीन चीजें जो हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, और न्यूक्लियोटाइड्स स्मॉल यूनिट होते हैं जो मिलकर बनाते हैं डीएनए, सही है। अच्छा फिर आगे जो नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं, उसकी आगे मजीद 4 टाइप्स हैं। देखें ये अब टाइप्स आ रही हैं, सब टाइप्स आ रही हैं आगे से, उनकी टाइप्स आ रही हैं, ये आपने अलग से लाजमी नोट करनी है अपने पास।
कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। डीएनए क्या होता है ये आपको पता लग जाएगा, क्रोमोसोम क्या होता है, कितने पेयर्स होते हैं ये आपको पता लग जाएगा। सही है, जीन्स क्या होते हैं, क्या चीजें ट्रांसफर होती हैं। लेकिन ये जो टाइप्स हैं ये तो आपको नोट करनी पड़ेंगी, ये तो जो है ना वो आपको दोबारा देखनी पड़ेंगी, तब आपको पक्की होंगी। फिर नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होती हैं उसकी कहते हैं कि चार टाइप्स होती हैं। एक को एडिनिन कहते हैं, एक को गायनिन कहते हैं, एक को साइटोसिन कहते हैं, एक को थाइमीन कहते हैं। सही है, ये देखें पूरा उसने सेल बना दिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है। सही है, फिर वो कहते हैं कि जो ए और टी है वो एडिनिन और थाइमीन आपस में मिलकर पेयर बनाते हैं, और जी और सी मिलकर पेयर बनाते हैं। ये याद रखना है आपने। ये एमसीक्यूज ला सकते हैं कि इन चारों इनके पेयर कैसे बनते हैं। ए और जी का बनता है, ए और सी का बनता है, ए और टी का बनता है। तो ए और टी मिलके बनाते हैं, ए टी से याद रखें, और जी और सी मिलके बनाते हैं पेयर। सही है, फिर न्यूक्लियोटाइड की टाइप क्या होगी, वो कहता है कि नाइट्रोजीनियस बेस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है उसकी टाइप क्या होगी। सही है, आगे मजीद टाइप्स होती हैं उसकी। अच्छा ये देखें, फिर ये कह रहे हैं कि इनमें से पेयर कैसे बनते हैं, ए और टी का बनता है और जी और सी का बनता है। एडिनिन जो बनाता है लिंक किससे बनाता है, टी से बनाता है, थाइमीन से बनाता है। अच्छा बहरहाल इसमें सेल डिवीजन अब आ गई। सेल डिवीजन कैसे होती है, सेल डिवीजन देखें, यानी कि इंसान का जो बनना है वो एक सेल से शुरू होता है। सही है, सबसे पहले सेल सबसे छोटा यूनिट है इंसान की बॉडी का। फिर वो सेल तकसीम होते हैं आगे। सही है, मजीद तकसीम होता है, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। और उसमें भी दो प्रोसेस है, एक माइटोसिस है, एक मियोसिस है। सही है, इसका फर्क हम देखेंगे, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। देखिए पीछे हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, मैंने आपको बताया भी था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सही है, और उसमें आगे वैरायटी होती है। एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट सेल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आगे वेरिएशन नहीं होती। तो माइटोसिस जो है वो, उसको आप समझिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का प्रोसेस है। सही है, इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल होता है और वो डिवाइड होकर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना देते हैं। सही है, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होते हैं दो डॉटर सेल में, और दोनों डॉटर सेल जो होंगी उनमें से वही क्रोमोसोम होंगे जो पेरेंट सेल में होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दूसरी चीज ये याद रखनी है, फिर ये माइटोसिस ग्रोथ को, जो बढ़ने का अमल होता है, डेवलपमेंट, वो इसके लिए हीलिंग, वो वाउंड, जख्मों का बनना, रीजनरेशन। सही है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा किस में होता है, माइटोसिस में होता है। सही है, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है, इसमें होती है। बाकी तीन चार चीजें और हैं। अच्छा फिर देखें, इसमें आगे चार तरह के प्रोसेस होते हैं माइटोसिस में। चार फेज के लें, एक प्रोफेज होता है, एक मेटाफेज होता है, एक एनाफेज होता है, एक टीलोफेज होता है। ये अलग से है, साइटोकाइनेसिस ये अलग से है, मैं आपको बताऊंगा। यही चार, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये माइटोसिस में भी होते हैं, मियोसिस में भी होते हैं। ये देखें मियोसिस में भी आ गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन मियोसिस दो जगह पे होते हैं, एक मियोसिस वन होता है, एक मियोसिस टू होता है, ये फर्क रखने हैं। जबकि माइटोसिस एक ही जगह पे होता है। अब देखें प्रोफेज में आपने क्या याद रखने हैं। प्रोफेज में क्या होता है, कहते हैं कि प्रोफेज में डीएनए इज कोल्ड अप टाइटली सो क्रोमोसोम बिकम विजिबल। इसमें क्रोमोसोम जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं इस फेज में। सही है, यानी कि विजिबल हो जाते हैं, हमें तो नजर, जाहिर बात है किधर आएंगे, लेकिन क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, यानी कि यहाँ पे हर क्रोमोसोम्स के फिर दो क्रोमेटिड्स बन जाते हैं सेंट्रोमियर दरमियान में। सही है, अगले फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो, ऑल क्रोमोसोम अलाइन इन द सेंटर ऑफ सेल, जितने भी क्रोमोसोम है वो सेंटर में आ जाते हैं। सही है, यहाँ पे पहले स्टेप में विजिबल होते हैं, नोट कर लें, दूसरे में सेंटर में आ जाते हैं। डायग्राम भी देख लें साथ। तीसरे में क्या होता है, ये जो इधर विजिबल हुए थे, इधर सेंटर में आ गए थे, इधर जो है वो दोबारा स्प्लिट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, पोल्स पे चले जाते हैं, कोनों पे चले जाते हैं, और आखिर में फिर डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अनकॉइल और गायब हो गए। चार स्टेप हैं, यही मायोसिस में भी है, यही कुछ होता है, यही माइटोसिस में भी होते हैं। पहले में क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, दूसरे में सेंटर में आ जाते हैं, लाइंड हो जाते हैं, तीसरे में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, कोनों पे चले जाते हैं, और आखिर में गायब हो जाते हैं। बहरहाल ये चारों स्टेप नोट करने हैं। साइटोकाइनेसिस अलग चीज है, आखिरी स्टेप पे कहते हैं, उसमें क्या होता है,
दो जो डाटर सेल होते हैं वो जो बनते हैं इसके नतीजे में, माइटोसिस के नतीजे में सेल तकसीम होकर दो डाटर सेल बनाते हैं एक जैसे, वो साइटोकाइनेसिस में आखिर में जाके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस पूछ लें तो ये डिवीजन होती है डाटर सेल की, सही है। क्रोमोसोम का या उसका इसमें वो नहीं है मुलदखल। मियोसिस देखें, मियोसिस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह समझ लें। इसमें दो पेरेंट्स, इसमें क्या होता है, मियोसिस टेक प्लेस टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गमीट्स। इसमें वही यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होता है। एक जो स्पर्म्स होते हैं और वो आगे से रिप्रोड्यूस होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट फिर आगे से क्या बनाते हैं, स्पर्म और एग से जाइगोट बनता है, सही है। मियोसिस टेक प्लेस टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गमीट्स। गमीट्स बनते हैं सबसे पहले एक जो स्पर्म्स, एग्स आते हैं फीमेल से और स्पर्म्स आते हैं मेल से, सही है। फिर आगे से गमीट्स के बाद क्या बनते हैं, जाइगोट बनता है, सही है। उसकी फ्यूजन के नतीजे में जाइगोट बनता है और फिर दिस मीन्स eggs and sperms must have half of the number of chromosomes as the normal body cell. Meiosis is a reduction division which reduce number of chromosomes to half, सही है। इसमें क्या था, मियोस माइटोसिस में क्या था, डाटर सेल जो बनेंगे दो, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हमने पढ़ा था कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे पेरेंट सेल से, लेकिन इसमें हाफ होंगे, सही है। इसमें क्रोमोसोम्स हाफ होंगे। इसमें ये पूछ लिया कि हाफ में किस में होते हैं, तो मियोसिस में होते हैं, और सेम किस में होते हैं, माइटोसिस में होते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मियोसिस में, उसमें एक ही पेरेंट सेल होता है और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फिर मियोसिस वन में देखें वही चार प्रोसेस आ गए। पहले पहले स्टेप में क्रोमोसोम अपीयर होगा, सही है। दूसरे स्टेप में सेंटर में आ जाएगा, अरेंज होगा। तीसरे स्टेप में सेपरेट होके पोल्स पे चला जाएगा, और आखिरी स्टेप में क्या होगा, nuclear membrane is formed around a chromosome at each pole. Thus, two daughter cell with half chromosome are formed, each of which divide again by meiosis. अब आखिर में देखें मियोसिस के दो प्रोसेस हैं, माइटोसिस की तरह नहीं है कि टीलोफेज पे आके वो दोबारा से डिसअपियर हो गए। यहाँ पे आखिरी फेज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बाकी तीनों फेज सेम है। इसके पहले फेज में भी क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, दूसरे में वो सेंटर में अलाइंड हो जाते हैं, तीसरे में वो स्प्लिट होके पोल्स पे चले जाते हैं। लेकिन आखिरी से आखिर में आखिरी फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है इसकी। वो जहां पे तीसरे फेज में वो पहुंच गए थे पोल्स पे, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी अराउंड द क्रोमोसोम एट ईच पोल। थस टू डॉटर सेल विद हाफ क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड, ईच ऑफ विच डिवाइड अगेन। फिर जो डॉटर सेल बनेंगे जिनमें हाफ क्रोमोसोम होंगे, सेम नहीं होंगे, सेम जो होते हैं वो माइटोसिस में होते हैं, वो बन जाएंगे। और फिर आगे मियोसिस टू का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मियोसिस टू जो है वो क्या है, मियोसिस टू जो है कहता है टू डॉटर सेल फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस वन डिवाइड अगेन। अब वो दोबारा डिवाइड होंगे। और ये जो मियोसिस टू का प्रोसेस है ये किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह है। फिर यहाँ से माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होगा, और वो जो दो डॉटर सेल है वो मजीद डिवाइड होकर चार बन जाएंगी, और यहाँ पे मियोसिस टू का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसमें आपने याद रखने हैं माइटोसिस और मियोसिस का मोटा मोटा फर्क है। माइटोसिस जो है वो ऐसे ऐसे रिप्रोडक्शन की तरह है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, और टू डॉटर सेल में क्रोमोसोम सेम होते हैं पेरेंट सेल के। जबकि मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, एग और स्पर्म से जाइगोट बनता है। और इसमें जो डॉटर सेल बनते हैं उसके हाफ क्रोमोसोम होते हैं, आधे एक तरफ से आते हैं आधे दूसरी तरफ से आते हैं, सेम नहीं होते पेरेंट सेल के। और इसमें फिर मियोसिस में दो प्रोसेस होते हैं, पहला मियोसिस वन होता है, सही है। और आखिरी स्टेप पे पहुंच के फिर मियोसिस टू स्टार्ट होता है जो माइटोसिस की तरह ही होता है, और आखिर में चार डॉटर सेल बन जाते हैं। अब आपसे कोई चीज भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में होते हैं, माइटोसिस में होते हैं, मियोसिस में होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि फोर डॉटर सेल किस में बनते हैं, माइटोसिस में बनते हैं, मियोसिस में बनते हैं, मियोसिस टू में बनते हैं। तो ये चीजें आपने इसमें याद रखनी है, सही है। पहली बार ये चैप्टर आया है, आपको अलग लगा होगा, मुश्किल भी लगा होगा, लेकिन कुछ चीजें आपने इसमें से निकाल के अपने पास नोट करनी है, जिसमें टाइप्स आ जाती हैं, सब टाइप्स आ जाती हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, सही है। तो अब एट की साइंस है, जाहिर बात है ये सेवन से मुश्किल है। अब जो इसमें देखें पहला चैप्टर आसान था, दूसरा तीसरा चैप्टर निस्बतन मुश्किल थे। अब चौथा चैप्टर जो है ये बहुत आसान है। ये वही टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, हर
बुक में आ रहा है, मैंने आपको बताया था, किसी किसी में योगर्ट बनाने का तरीका बता दिया, किसी में जो है वो फलां बता दिया, इस तरह की चीजें। सही है। तो इसमें देखें, इसमें बायोटेक्नोलॉजी बता रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये देखें, ये जो ब्रायलर मुर्गी है या ये जो गाय है, सही है, ये जो ब्रायलर मुर्गी को थोड़े से दिनों में मसनूई तौर पे फीड दे के बड़ा कर देते हैं। सही है। ज्यादा से ज्यादा गोश्त पैदा करने के लिए, जरूरत पूरा करने के लिए कुछ चीजें जो है वो जरूरत की वजह से करते हैं। आबादी जिस तरह बढ़ रही है, खाने की जरूरतें ज्यादा हो रही हैं, जिस तरह ये गाय को टीका लगा लेते हैं, हार्मोन्स देते हैं। और पाकिस्तान में तो खैर ज्यादा पानी डालने वाला काम होता है, लेकिन जो बाहर के मुल्क हैं उसमें टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच गई है कि वो एक अच्छी नस्ल की जो गाय है, उसके हार्मोन्स जो है वो निकाल के दूसरे में इंजेक्ट करेंगे, और उसी से वो चीज लेने की कोशिश करेंगे, और 18-18 20 20 किलो दूध एक दिन में वो निकालते हैं। सही है उससे। तो ये सारा किससे होता है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। हार्मोन्स बदल दिए, फीड दे दी, टीके लगा दिए, ये सारा कुछ। तो ये चीज ऑर्गेनिक नहीं रहती, ये इनऑर्गेनिक बन जाती है, मसनूई हो जाती है। सही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं प्लांट्स में, हमने देखा था वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में। सही है। ये जो प्याज लगाने का तरीका हमने पढ़ा था, और उसमें पोटैटो, सही है, आलू लगाने का तरीका, यानी कि मसनूई तौर पे किसी की शाख लगा दी, किसी की स्टेम लगा दी, और ये चीजें जल्दी जल्दी पैदावार हासिल करने के लिए। ये चाहे पौधों में हो चाहे जानवरों में हो। सही है। इंसानों में अभी कुछ चीजें आई हैं, आगे वो भी हम पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, ये जो इंसुलिन है शुगर वालों को लगाई जाती है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की जा रही है। कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। बहरहाल कुछ जरूरत की वजह से भी की जाती हैं। अब देखें, ब्रायलर मुर्गी जो है वो खुराक की जरूरत पूरा करने के लिए है, लेकिन कुछ जो है उसमें सरमाए का चक्कर भी है। बहरहाल ये अलग टॉपिक आ जाएगा। तो इनको क्या कहते हैं? ये जितने भी प्लांट्स हैं जो मसनूई तरीके से पैदा किए जाते हैं, या एनिमल्स हैं या कुछ भी, इनको कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। मसनूई तौर पे, यानी कि एक चीज जो बनाई जाती है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओ कहते हैं इसको। सही है। ये याद रखना है। ये देखें, ब्रायलर मुर्गी की मिसाल दे रहे, फीडरलेस। अब ये देखें, इन्होंने जीएमओ एक मुर्गी बना दी है जो फीडरलेस है, जिसके ऊपर जो है वो गोश्त ज्यादा करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले जो उसके जो पारिशार होते हैं वो तो काम के नहीं होते, वो तो खाने के नहीं होते। तो ऐसी मुर्गी बना दी है जिसके पर हो ही ना, बगैर उसके हो सारा गोश्त ही गोश्त हो। जीएमओ बुल बना दिए ज्यादा से ज्यादा गोश्त लेने के लिए इससे। काओ देखें, ऊपर यानी कि गोश्त मनों के हिसाब से चढ़ा होता है, उनको ऐसे ऐसे हार्मोन्स लगाते हैं, टीके देते हैं। स्ट्रॉबेरी बना दी है, जीएमओ स्ट्रॉबेरी बना दी है। ये देखें, दूसरी स्ट्रॉबेरी से आपको मुख्तलिफ लग रही होगी। कीवी, जीएमओ कीवी बना दी है। ये देखें, दूसरी कीवी से आपको ऑरेंज पील, यानी कि कलर चेंज कर देना उसका। जीएमओ कॉर्न, यानी कि ये देखें, मकई का वो जो है, जीएमओ इसको बना दिया ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए। ये देखें, टमाटर देखें कैसा बनाया है, एक ही तरह की चीजें होंगी सारी, एक दूसरे से मिलती जुलती। तो ये जो है ये सारी बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सही है। जेनेटिकली चीजें होती हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, बाहर से दी जाती हैं, मसनूई तौर पे चीजें दी जाती हैं। सही है। ये देखें अब, ये ऐसी फसल कह रहे हैं बना दी है जिसमें आयरन ज्यादा है, यानी कि एक फसल जो अच्छी वाली फसल है उससे चीजें लेके दूसरे में इंजेक्ट कर दी होंगी। यानी कि फसल में तो ये हो सकता है ना कि उसकी जड़ें लगा देंगे या कुछ चीजें, लेकिन जानवरों में क्या होता है कि हार्मोन्स, टीके लगा देते हैं एक से निकाल के हार्मोन्स दूसरे को। अच्छा, फिर देखें गोल्डन राइस आ गया है। इस तरह का चावल आपने नहीं देखा होगा, सफेद देखा होगा, लेकिन ये गोल्डन कलर का राइस आ गया है। ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और कहते हैं कि ये इसलिए बनाया है कि विटामिन ए होते हैं इसमें, और विटामिन ए की जरूरत पूरी करने के लिए। ये देखें, अब ये गंदम देखें कैसी है। इसमें कहते हैं कि आयरन और जिंक ज्यादा है, बाहर से डाला हुआ है, यानी कि चीजें बाहर से इंजेक्ट की होती हैं उसमें। तो गंदम तो खैर वैसे भी ऑर्गेनिक नहीं रही कोई भी। ये जो खाद है, फर्टिलाइजर है, बाहर से जो चीज दी जाती है जरासीम मारने के लिए, तो ये इनऑर्गेनिक हो जाती है, जाहिर बात है। उसकी पैदावार तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उसमें उसकी जो गजाइयत है, उसका जो फायदा है, वो खत्म हो जाता है उसमें से। अच्छा, ये देखें, ये बाकी और इस तरह की चीजें हैं, ये सही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हैं। अब ये देखें चीज कैसे उन्होंने बना दी है, फर्मेंटेड चीज, दही, फर्मेंटेड योगर्ट।
तो ये प्रोसेस करके जीएमओ योगर्ट कैसे बनाते हैं, कहते हैं कि ये एक बैक्टीरिया होते हैं, जीएम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, उसके जरिए ये बनाया जाता है। सही है, ये वाला दही, ये याद रखें, जीएम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और चीज किससे बनाते हैं जीएमओ चीज, वो कहते हैं कि एंजाइम होते हैं, उसको कहते हैं चाइमोसिन, रिक्वायर्ड एज अ क्लोटिंग एजेंट, तो उसके जरिए ये चीज बना दिया उसने। तो बड़ा इसमें दो तीन जो चार चीजें हैं, ये जीएमओ योगर्ट कैसे बनते हैं, चीज कैसे बनते हैं, ये अपने पास नोट कर लें। बाकी चीजें तो इसमें वो समझने की है, जीएमओ होता क्या है, कैसे बनती हैं चीजें। सही है। फिर मेडिसन में देखें, मैंने आपको बताया था इंसुलिन 1982 में इजाद हुई है जो शुगर वालों के लिए, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद। देखें फायदे तो हैं इसमें बहरहाल, लेकिन अब शुगर होती क्यों है, शुगर होती भी तो इनऑर्गेनिक चीजों से है ना। जो ये गंदम के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए, ब्रायलर मुर्गियां हैं, गंदा तेल है, तो शुगर पैदा भी तो खुद ही करते हैं, बहरहाल खुद ही पैदा करते हैं, फिर उसको उसके इलाज के लिए खुद ही इंसुलिन भी बना दिए। चलिए ये अलग टॉपिक है, उससे हट जाएगा। फिर वैक्सीनेशन, ये जो कोरोना की वैक्सीनेशन आई है या यरकान की वैक्सीनेशन होती है, तो ये भी सारी बायोटेक्नोलॉजी है। सही है। तो बहरहाल बीमारी पैदा भी करो और फिर उसके इलाज के लिए, बेचने के लिए चीज भी अपनी बना दो, पूरा एक कारोबार है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए देखें, ये कुछ फायदे उसमें आ जाते हैं, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि प्लास्टिक जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल होती है। सही है, यानी कि प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं हो सकती, आप उसको जला दें जो भी कर दें। इसलिए हमने पीछे पूरा पढ़ के आए थे कि प्लास्टिक के साथ क्या करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, करें तो उसको रिसाइकल करना चाहिए। सही है, क्योंकि ये पोल्यूशन काज करती है। तो अब इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना दिए, ऐसी प्लास्टिक की जो खत्म हो जाएगी, तल्फ हो जाएगी। तो चलें, ये अच्छी चीज होगी। फिर बायोडीजल बना दिया। एक तो वो होते हैं ना, हमारा जो फ्यूल होता है जो जलाते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। सही है, माहौल पे असरअंदाज होते हैं। तो कहते हैं कि बायो फ्यूल बना दिया। बायो फ्यूल जो है वो, यानी कि दूसरा जो दूसरा जो फ्यूल होता है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल ऑयल कहते हैं या पेट्रोल हो गया इस तरह का, वो तो ज़ेर ज़मीन का प्रोसेस होता है, और जो जानवर मर जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, उसके नतीजे में डिकम्पोजिशन का अमल होता है, उससे बनते हैं। लेकिन उन्होंने ये मसनूई तौर पे बायोफ्यूल बना दिया है। सही है। और कहते हैं कि इसके जलाने से वो वाला मसला नहीं होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी और माहौल पे, यानी कि ये रिसाइकल हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस उन्होंने समझाया हुआ है। तो बहरहाल ये बायोटेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें कंसेप्ट की हैं ज़्यादातर। प्रोडक्ट टेबल देखें, प्रोडक्ट टेबल पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने प्रोडक्ट टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आगे पीछे ही पढ़ी थी, इसमें भी आगे पीछे ही आ रही है। कुछ चीज़ें मैंने आपको उस टाइम ही बता दी थी कि 118 एलिमेंट्स होते हैं, ये अपने पास आपने नोट किया हुआ होगा, नहीं किया तो अभी कर लें। टोटल 118 एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल में। फिर हमने पढ़ा था पीरियड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी कि सीधे, और ग्रुप्स जो हैं वो वर्टिकल होते हैं। सही है। फिर ये भी पढ़ा था कि ग्रुप्स 18 होते हैं, पीरियड्स जो हैं वो 7 होते हैं, ये भी आप नोट कर लें। चैप्टर छोटा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पहले 10 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से ज़बानी याद किए थे: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सही है। फिर वैलेंस शेल हमने पढ़े थे, 3 शेल होते हैं, के एल एम। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगले में 8 आते हैं। सही है, 18, 32। तो कुछ चीजें हमने पीछे की हुई हैं, वही चीजें बता रहे हैं। फिर हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था, जेड से होते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटॉमिक नंबर है, जिस तरह हाइड्रोजन का है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। जबकि एटॉमिक मास जो होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसमें न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं, इसलिए एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है। सही है। तो ये कुछ चीजें वही पिछली बता रहे। सही है। फिर इसमें जो नई चीजें हैं वो कहते हैं कि जो ग्रुप बनते हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 7 है, 8 है, ये देखें 8। ये जो ग्रुप है वैलेंसी के हिसाब से बनते हैं। मैंने आपको कहा था जो ग्रुप 1 में रखे हुए हैं एलिमेंट्स, उनके वैलेंस शेल एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होते हैं वैलेंस शेल में, जिस तरह हाइड्रोजन का एक है। सही है। तो ये वैलेंसी के हिसाब से ग्रुप्स बने हैं, और फिर ग्रुप्स को नाम दिया उसने। ग्रुप ए वाले जो हैं, ग्रुप 1 ए वाले ये हैं, लिथियम है या सोडियम है,
देखिए ग्रुप वन ए में लिथियम है या हाइड्रोजन है या सोडियम है, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसलिए तो इनको वन ए में रखे। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वन है, उसमें है ही एक है तो वन है। लिथियम में तीन है, दो चले गए के में, एक उसका आ गया एल में, तो एल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका, और उसका वैलेंसी यानी कि एक है फिर। तो लिथियम है। नियॉन सोडियम देखें अब इन्हें, सोडियम के 11 हैं, दो के में चले गए, आठ एल में चले गए, तो एम पीछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका एक हो गया एम में। तो ये देखें जितने भी एम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप वन ए में रख दिए उसने सारे, नीचे तक भी होंगे तो अब देखेंगे पीछे। ग्रुप वन ए को उसका नाम दिया अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स ये याद रखने हैं। ग्रुप टू ए को उसने नाम दिया, इसमें दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप सेवन ए को नाम दिया इसने इसको, ये सेवन ए जिसमें फ्लोरीन है और क्लोरीन है नीचे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन होते हैं इसलिए ये सेवन ए में रखे गए हैं। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी से, उनके ऊपर नेगेटिव माइनस वन आता है चार्ज, Cl माइनस वन आपने लिखा हुआ होगा। ये हाइड्रोजन से लेते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन आ जाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा होता है, क्लोरीन के पास एक चाहिए होते हैं। तो बहरहाल ये हमने पीछे कुछ पढ़ा है, कुछ आगे ही पढ़ लेंगे। इनको हेलोजेंस कहते हैं सेवन ए वालों को। एट ए वालों को नोबल गैसेस कहते हैं, ये एट ए सही है। ये ग्रुप जीरो भी कहते हैं और एट ए भी सही है। अच्छा इनका फर्क क्या है? जो अल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप वन ए वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एकदम रिएक्शन शो करते हैं हवा के साथ, हवा के साथ मिल जाए तो एकदम जो है वो हवा या नमी के साथ। तो इसलिए इन्हें कहते हैं कि ऑयल के अंदर रखा जाता है, ऑयल के अंदर डाल के रखा जाता है, और फिर ये सॉफ्ट होते हैं। दूसरी इनकी चीज ये है खसूसियात, और ये छुरी से इनको हम काट भी सकते हैं, ये अल्कली मेटल का कह रहे सही है। और जो नोबल गैसेस होती हैं ये सबसे कम रिएक्टिव होती है, इनका ऑपोजिट है, ये जितने ज्यादा रिएक्टिव है ये उतनी कम नोबल गैसेस होती हैं रिएक्टिव, सही है। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कहते हैं कि शुरू वाले कीमिस्ट ने उसको नाम दिया था अर्थ का। ये देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ भी आते हैं इसमें। तो ये इस वजह से दिया था कि ये अर्थ क्रस्ट से निकले हैं, सही है, वहां से दरियाफ्त हुए हैं, अर्थ क्रस्ट और सी वाटर दोनों से। नोबल गैसेस का देखें मैंने बता दिया, एक्सट्रीमली लो रिएक्शन रेट, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, सही है। तो बहरहाल ये देखें पीछे हम शेल पहले भी पढ़ के आए थे, KLM। लिथियम मैंने आपको बताया, दो इसके के में है, एक एल में है, सोडियम के दो आठ। ये देखें इन तीनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, चाहे वो लिथियम है, सोडियम है या पोटाशियम है, इसलिए ये वन ए में रखे जाते हैं ये। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल में है, आखिरी शेल में। बेशक इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका जो है वो 19 है, लेकिन हमने देखना है कि आखिरी आउटर मोस्ट शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एक है तो ये ग्रुप वन ए में आएंगे, इसमें हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन को उसने वैसे ही प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन और हीलियम को अलग से रखा होता है, सही है। तो वन है, चलें लिथियम से आप शुरू कर लें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही है, सही है। ये बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हो गया, इनके कितने दो दो हैं, सही है। कैल्शियम हो गया। तो बहरहाल देखें ये मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्स की लोकेशन कैसे बनाई गई है। तो वो वैलेंस शेल के हिसाब से बनाई गई है, देखें। वैलेंस शेल एक है तो उसको ग्रुप वन ए में रखा गया है, वैलेंस शेल दो है तो ग्रुप टू वन में रखा गया है, तीन है तो थ्री में रखा गया है। फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ही मैंने आपको बताया था, दो तक होंगे तो के शेल में आएंगे, दो से ज्यादा होंगे तो एल में आएंगे। एल में आठ तक की गुंजाइश है, टोटल 10, 11 या उससे ज्यादा होंगे तो फिर एम में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा फिर देखें, ये सब बहुत आसान एग्जांपल्स हैं। कहते हैं कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6 पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आएगा? तो जाहिर बात है मैंने आपको बता दिया, कार्बन में 6 अगर तो दो के में आ जाएंगे, चार एल में आएंगे, तो एल जो है वो ग्रुप 4 ए में आ जाएगा कार्बन, सही है। ये देखें कह रहे हैं ग्रुप 4 ए में है कार्बन। मैग्नीशियम कह रहे हैं एटॉमिक नंबर 12 ये कहाँ पे आएगा? मैग्नीशियम के दो के में आ गए, आठ एल में आ गए, तो पीछे दो वैलेंस बच के एम में, तो मैग्नीशियम 2 ए में आएगा। ये क्लोरीन कहते हैं कहाँ पे आएगा? क्लोरीन के 17 दो के में आ गए, आठ एल में आ गए, पीछे सात वैलेंस हो गए, तो सात सेवन ए में आएगा क्लोरीन। तो बहरहाल ये लाजमी नहीं है पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखें, आपको पहले 10 या ज्यादा से ज्यादा 18 तक आपको याद होने चाहिए, सही है। उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए,
सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आपको उधर से याद हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फिर मेटल और नॉन मेटल तो हम पीछे पढ़ते रहे हैं कि मेटल जो है हमने पढ़ा था सॉलिड होते हैं, 3S से हमने याद किया, सॉलिड होते हैं, सही है, और शाइनी होते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा था कि सॉलिड यानी सख्त होते हैं, शाइनी होते हैं, और इस तरह हमने सॉलिड की और भी खसूसियात पढ़ी थी कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, सही है, और डिक्टाइल होते हैं। इस तरह की चीजें हमने सॉलिड की पढ़ी थी। मेटल की पढ़ी थी, मेटल सॉलिड होते हैं ज्यादातर, नॉन मेटल ज्यादातर गैसेस होती हैं, हमने पढ़ा था इनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये डिक्टाइल नहीं होते ज्यादा, बेंट गैसेस क्या बेंट होंगी। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो है वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं। मेटेलाइट्स जो है वो एक तीसरी चीज आ गई है मेटेलाइट्स में से। ये देखें सॉलिड में पहले मेटल में समझे, मेटल सॉलिड वाली जितनी चीजें हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। नॉन मेटल में गैसेस हैं, कार्बन गैस है, सल्फर, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, याद रखते हैं। मेटेलाइट है एक अलग चीज है, दरमियानी चीज, उसमें सिर्फ तीन इसने दिए हुए हैं, तीन ही याद रखें, अगर इन तीनों में से कोई आ जाते हैं, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ना मेटल है ना नॉन मेटल है, ये मेटेलाइट्स है, सही है। तो ये आपने तीनों याद रखते हैं लाजमी, बाकी इन दोनों को आसान है। कॉपर आपको समझ आ गया, कॉपर तांबा सॉलिड है, तो सॉलिड तो मेटल है, सही है, हमने पढ़ा था सॉलिड मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं ज्यादातर। सिल्वर, चांदी, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा सारे सॉलिड हैं, तो इसलिए सारे मेटल हैं। ये गैसें हैं सारी, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इसलिए सारे नॉन मेटल हैं। तो बहरहाल मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल होते हैं गैसी स्टेट में, सही है, एक आध लिक्विड भी हो सकते हैं बीच में से। अच्छा ये देखें, शाइनी होता है, हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी वजन से निकले, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी को कहते हैं। जितना वजन ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा है। मेटल का वजन ज्यादा, मतलब सॉलिड है, ठोस है, तो वजन ज्यादा होगा। मिलाएबल पीछे हमने पढ़ा था, मिलाएबल जो होते हैं वो, यानी एक डिटाइल पढ़ा था जो बेंट हो जाते हैं, जिस तरह कॉपर है, कॉपर तो सख्त होता है, सॉलिड होता है, लेकिन उससे हम तारे भी बना देते हैं, उसमें इतनी लचक होती है, डक्टिलिटी उतनी होती है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा, न जल्दी पिघलेंगे और न जल्दी उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जबकि गैसेस का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, लिक्विड का दरमियानी होते हैं। फिर इसके सारा उलट है, ये शाइनी है, नॉन मेटल डल होते हैं, इनकी डेंसिटी कम। अब गैस की क्या डेंसिटी होगी, उसका वजन बहुत कम होता है। फिर ये हीट हीट भी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, तो अब गैसेस हीट जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती, सही है, सॉलिड जल्दी करते हैं। अच्छा, मिलायबिलिटी जो है ना, एक तो डक्टाइल डक्टाइल है, डक्टाइल का मतलब है आराम से बेंड हो जाते हैं। कॉपर, कॉपर जो है उससे आपने कॉपर वायर बना दी। जबकि मिलायबिलिटी जो है वो देखें, कहते हैं कि जब आप उसको बीट करते हैं, यानी कि हमने उसमें पढ़ा था थोड़ी के साथ वो मार रहा था उसको, मेटल को, तो वो कहते हैं कि पतला भी हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, यानी कि आप उससे काम ले सकते हैं फिर। जबकि कहते हैं कि आप नॉन मेटल को जब करते हैं, बीट करते हैं, नॉन मेटल की कोई चीज अगर सॉलिड में है तो उसको बीट कर सकते हैं, जाहिर बात है, जो बहुत कम चांस है, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उससे आप कोई काम नहीं ले सकते, सही है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फिर जाहिर बात है इसमें हमने पढ़ा है, वायर्स बन जाती हैं, डेंसिटी वजन ज्यादा होता है सॉलिड का। इसमें आपने याद रखते हैं कि एक पानी का जो, पानी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी निकल आती है। बहरहाल मास जितना ज्यादा है डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, मास के साथ डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो पानी की डेंसिटी कहते हैं 1 ग्राम होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कॉपर की होती है 8.96, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। हमने एक और चीज भी पढ़ी थी कि पानी में अगर हम कोई चीज फेंकेंगे जो जिसकी वजन पानी से ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, तो वो पानी में डूब जाएगी। और कोई ऐसी चीज पानी में फेंकेंगे जिसका डेंसिटी पानी से कम होगी, तो वो ऊपर तैरना शुरू कर देगी, हल्की चीज होगी तैरेगी। तो साइंटिफिक तौर पर उसको समझना है तो डेंसिटी है, डेंसिटी ज्यादा होगी, कॉपर फेंकेंगे, कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की कम है, कॉपर डूब जाएगी उसमें। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब थर्म हीट से निकले, यानी कि मेटल जो है वो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए खाने पकाने की चीजें, जिस पे आप चीजें पकाते हैं या चीजें जो है वो गर्म करते हैं, तो ये चीजें सारी मेटल से बनी होती हैं ताकि एकदम वो गर्म हो जाए। अब आप एक चीज इंसुलेटर से बनी है, वो यानी कि इंसुलेटर एक बिजली वाला होता है, एक दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, और एक वो वाला होता है, थर्मल होता है, सही है।
तो अगर आपकी चीज थर्मल से बनी है, उसमें कंडक्टिविटी नहीं है, इंसुलेटर है, चाहिए हीट नहीं अब्जॉर्ब कर रहा, तो उस पर आप पानी रखते हैं, उसको गर्म करें तो वो, ये चीज कोई पका लें तो वो तो गर्म ही नहीं होगा। ये देखें वायर जैसी लिए बनती है मेटल से, कि इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, बिजली भी इससे आराम से गुजरती है। फिर यूज ऑफ मेटल बता रहे हैं, इससे हम बर्तन बनाते हैं, खाने पीने की चीजें बनाते हैं। सिल्वर है या गोल्ड है तो उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये सारी मेटल के जो है वो यूजेस हैं। तो देखें ये प्रोडक्ट टेबल जो है वो पीछे भी था। केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग, ये चैप्टर भी पीछे था, इसी तरह प्रोडक्ट टेबल से आगे ये आया था पिछली क्लास में भी। उसमें हमने क्या चीजें पढ़ी थी? केमिकल रिएक्शन एक कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन लिखते हुए सबसे पहले फार्मूला लिखा जाता है, सही है, सिंबल लिखा जाता है। अब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो जाहिर बात है हाइड्रोजन और क्लोरीन पूरा पूरा तो नहीं लिखेंगे ना, उसका सिंबल लिखेंगे, हाइड्रोजन का एच लिखेंगे, क्लोरीन का Cl लिखेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले सिंबल लिखना है, फिर उसके ऊपर वैलेंसी लिखनी है। एच की वैलेंसी क्या है मैंने आपको बताया है, +1 है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस स्केल में एक्स्ट्रा है। जबकि क्लोरीन की +7 है, लेकिन उसे एक चाहिए होता है 8 पूरा करने के लिए, तो वो हाइड्रोजन से लेते हैं। तो जो लेते हैं तो उसकी वैलेंसी हो जाती है नेगेटिव। क्लोरीन के ऊपर आपने देखा होगा Cl-1 लिखा होता है, उसने हाइड्रोजन से लिए होते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, वो क्लोरीन को देते हैं, उसके पास H+1 लिखा होते हैं। तो सिंबल लिखने के बाद दूसरी चीज लिखनी है वैलेंसी। और ये जो +1 है, -1 है, इसको हमने पढ़ा था, इनको आइंस भी कहते हैं, आइंस। और आइंस के अंदर दो चीजें पढ़ी थी हमने, कैटाइंस और एनाइंस। जो पॉजिटिव हैं जिसने दिया होता है किसी को, वो कैटाइंस होते हैं, जो नेगेटिव हैं जिन्होंने लिया होता है, क्लोरीन है जैसे, वो एनाइन है, सही है। तो यही कुछ चीजें इसने इसमें भी बताई हैं। फिर देखें इसमें एक चीज बता रहा है कि ये जो सेब है ये जो खराब हो जाता है, आपने देखा होगा इस तरह का कलर हो जाते हैं, ये कैसे होते हैं? ये हवा के साथ जब मिलते हैं तो Fe2+ से Fe3+ बन जाते हैं। Fe2+ लाइट ग्रीन होते हैं और Fe3+ येलो हो जाता है ये। खासतौर पे जो सेब काटा हुआ हो, वो जल्दी, आधा काट के खा लें, आधा रखा हुआ हो तो वो जल्दी, आपने देखा होगा शाम तक खराब हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो काटा हुआ है उसके ऊपर से, जाहिर बात है, आपने उसकी स्किन उतार दी है, छिलका उतार दिया है, तो आवाज जलती है उसके साथ, रिएक्शन करके उसको Fe3 में कन्वर्ट कर देगी। फिर देखें ये हम चीजें, ये जो है केमिकल रिएक्शन समझा रहे हैं यहाँ भी। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, सही है। ये CH4 मिथेन है, सही है। मिथेन कहते हैं कि जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, बर्न होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगी। तो ये केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका फिलहाल बता रहे हैं, सही है। अच्छा, फिर आयरन को जंग कैसे लगते हैं, पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं। आयरन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, तो ये पानी साथ मिलते हैं, उसके ऊपर बारिश होती है, तो आयरन ऑक्साइड बना देते हैं उसको। ये जो Fe2O3 है, ये जंग लगा हुआ लोहा होता है, सही है। इसको जंग लग जाता है, इसके साथ हवा मिलती है और पानी। इसलिए हमने पीछे पढ़ा था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए या उसको पेंट कर देते हैं ऊपर, ताकि हवा से बच जाए, पानी से बच जाए, सही है। अच्छा, फिर देखें रिएक्टेंट तो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं। और प्रोडक्ट हमेशा जो असल होती है चीज़, वो राइट साइड पे लिखी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोडक्ट है। बैलेंस कैसे करना है इसको? फिर देखें वही एग्जांपल में कह रहे हैं कि मिथेन और ऑक्सीजन मिले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया है, इसको बैलेंस करके लिखें। तो CH4+O2 मिल गए, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और पीछे पानी बन गया इसमें। रिएक्टेंट में देखें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है। लेकिन इसका आपने बराबर किस तरह करना है? बराबर इसी तरह होगा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने देखना है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कौन कितने लॉस कर रहे हैं। देखें कार्बन जो है उसको 4 चाहिए थे अपना मुकम्मल करने के लिए, यानी कि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 2 k में हैं, 4 वैलेंस हैं। तो 4 उसको दिए हाइड्रोजन ने, अब है हाइड्रोजन तो 4 नहीं दे सकता, तो 4 मिल के उसको देंगे, सही है।
तो CH4 हो जाएगा। चार हाइड्रोजन ने मिलके अपने चार एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो CH4 बन गया, सही है। और CH4 ऑक्सीजन से मिलके फिर आगे उसने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बना दिया। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो बहरहाल आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाजमी याद रखने हैं कितने हैं, वैलेंसी याद रखनी है, और सिंबल याद रखने हैं। ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, मीथेन का क्या है। तो आपकी जो इक्वेशंस हैं वो इस तरह बराबर हो जाएंगी। आपके पास जितने रिएक्टेंट है उतनी प्रोडक्ट इसमें बराबर होने चाहिए, सही है। तो देखें यहाँ पे बराबर नहीं थे, तो उसने फिर बराबर करने के लिए क्या किया है, हाइड्रोजन, क्योंकि देखें यहाँ चार थे तो यहाँ पे दो बन रहे थे पानी में, तो उसने फिर यहाँ पे दो कोफिशिएंट लगा दिए ताकि हाइड्रोजन यहाँ पे चार बराबर हो जाए। ऑक्सीजन देखें, उसने ये सारा पूरी इक्वेशन बराबर करने के लिए कोफिशिएंट लगाया है, सही है। फिर एग्जांपल देखें टू में उसने क्या किया है, बैलेंस, वही बैलेंस करने का कह रहे हैं, यानी कि जितने रिएक्टेंट में होने चाहिए उतने ही प्रोडक्ट भी आना चाहिए, सही है। तो बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट जहाँ पे लगाना पड़ता है कोफिशिएंट लगा देते हैं, सही है। तो ये बहुत इजी है एग्जांपल्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास ना पैदा किया जा सकता है, मादा मास या मैटर ना उसको जाया किया जा सकता है, सिर्फ वो एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होता है, और उसका जो टोटल मास है वो सेम रहते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, अब देखें हमने रिएक्शन तो ऊपर पढ़ लिया, रिएक्शन कैसे लिखते हैं, पहले सिंबल लिखते हैं, ऊपर उसकी वैलेंसी लिखते हैं, फिर लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होते हैं, फिर प्रोडक्ट बनते हैं। अगर रिएक्टेंट में कमी पेशी है प्रोडक्ट में, फिर उसको देखना है कहाँ पे कमी पेशी है, तो उसके साथ कोएफिशिएंट लगा के उसको बैलेंस करना है। अब केमिकल रिएक्शन की टाइप्स कितनी है वो बता रहे हैं। एक सिंथेसिस रिएक्शन है, पहले कमल टाइप देख लेते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, सही है। देखें सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके, रिएक्टेंट कहते हैं लेफ्ट साइड वालों को, दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बना देती हैं। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ये सिंथेसिस रिएक्शन है, सही है। दो चीजों ने मिलके एक नई चीज बना ली, कंपाउंड बना लिया। डिस्प्लेसमेंट नाम से जाहिर है, बल्कि इससे पहले हम, ये डिकम्पोजिशन है पहले, सॉरी ये दो पेज इकट्ठे हैं। डुक या इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके ये बना दिया NO2, सही है, 2NO। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ज्यादा, डिकम्पोजिशन का मतलब तो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, किसी चीज को तोड़ना, सही है। तो जब दो मिल के एक बनाते हैं तो वो सिंथेसिस है, जब एक टूट के दो बनाते हैं तो वो डिकम्पोजिशन है। जिस तरह AgCl ने टूट के Ag और Cl बना दिया, तो ये सिल्वर क्लोराइड ने सिल्वर और क्लोरीन बना दिया, तो ये डिकम्पोजिशन है, यानी टूट के दो बनाना, जिसपे लेफ्ट साइड पे एक हो, रिएक्टेंट एक हो, प्रोडक्ट दो हो, सही है। हम ये देखें, इसका फॉर्मूला भी याद रखें। अमोनिया NH3 होते हैं, मिथेन CH4 होता है, पीछे मिथेन आया था। ये एक्सक्यूज में आ सकती हैं इस तरह की चीजें, ये नोट करने। NH3 अमोनिया होता है, ये तोड़ के इसने, हालांकि ये समझा यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहा है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला आ गया तो ये याद रखना लाजमी है। तो इसने डिकम्पोज होकर दो बना दिए। देखें सिंथेसिस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट है, एक में एक टूट के दो बनाते हैं, दूसरे में दो मिल के एक बनाते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी नाम से जाहिर है, ज्यादातर चीजें आपको नाम से जाहिर हो जाती हैं कि इसका मतलब क्या है। डिस्प्लेसमेंट यानी किसी को डिस्प्लेस करना, सही है, किसी को उसकी जगह से हट के खुद आ जाना उसकी जगह पे, यानी कि कहते हैं कि फलाम बने ने उसकी जगह ले ली, उसको डिस्प्लेस कर दिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, देखें Zn और H2SO4 मिले, ये जो Zn है ये यहाँ पे अकेला था, H2SO4 हाइड्रोजन और SO4 यहाँ पे थे साथ, सही है। तो Zn ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के खुद इसके साथ मिल गया SO4 के साथ, और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो ये कहता है कि जब एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये काम वही एलिमेंट्स कर सकते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, अपने लफ्जों के लिए समझने में ज्यादा तेज होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दिया उसने, सही है। यहाँ पे किसने किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे जो कार्बन है वो मिल गया ऑक्सीजन के साथ, और उसने Fe को जो है
उसको अलग कर दिया, सही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो होते हैं, दो यहां से देखें, NaOH था, NaCl के साथ मिल गया, H था, H2O के साथ मिल गया। ये सिंपल, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे हम एसिड बेस साल्ट में भी पढ़ेंगे। ये एसिड है, ये बेस है, इसने मिलकर साल्ट, NaCl साल्ट, कॉमन साल्ट कहते हैं इसको, टेबल साल्ट और वाटर बना दिया। लेकिन यहाँ पे वो और चीज समझा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा रहा है, तो जिसमें दो रिएक्टिव एलिमेंट मिलके, टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, सही है, तबादला करते हैं। हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, इसी तरह इसमें भी है। कंबस्शन रिएक्शन क्या है? कंबस्शन रिएक्शन देखें, पीछे भी हम पढ़ते आ रहे हैं, हीट। कंबस्शन का मतलब, कंबस्शन का लफ्ज आ गया, थर्मल का लफ्ज आ गया, तो इसका मतलब हीट है, सही है। वो रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व है, हीट इन्वॉल्व है तो ऑक्सीजन तो लाजमी होगा। अब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया तो जाहिर बात है इसमें हीट का प्रोसेस हो गया, एक चीज जलने का प्रोसेस है, तो उसके नतीजे में आपको हीट भी मिली है, लाइट भी मिली है। या कहते हैं कि बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन का फार्मूला पीछे ही पढ़े हैं, इसको सुई गैस भी कहते हैं, याद रख लें, इंपॉर्टेंट है। सुई गैस का फार्मूला पूछ ले या मीथेन का पूछ ले तो CH4 है, एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है। ये जब जला इसने, जलने का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन किया, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हीट और लाइट बना दी, सही है। तो ये कंबस्शन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीजन होगा, सही है, ऑक्सीजन भी होगा, और इसके जो चीज़ें हासिल हो रही हैं प्रोडक्ट में, रिलीज हो रही है, उसमें हीट और लाइट भी लाजमी होगी। जलने के नतीजे में हीट भी पैदा होती है, लाइट भी पैदा होती है। अच्छा, आखिरी चीज जो चैप्टर में ख्याल से इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम से जा रहा है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस क्या होती हैं। देखिए, एक्सो का मतलब है, जिस तरह एक्सहेल और इनहेल पढ़ा था हमने, एक्सहेल, इनहेल सांस अंदर लेना, एक्सहेल बाहर निकालना। तो एक्सहेल में हीट बाहर निकलती है, यानी कि हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में थर्म यानी हीट, तो एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, अंदर आती है, सही है। तो इसका फर्क याद रखना है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, सही है। तो इसकी मिसालें भी दे रहे हैं। एक्सोथर्मिक में मैंने बताया हीट रिलीज होती है, सही है, तो जाहिर बात है हीट और लाइट प्रोडक्ट में होंगी, रिलीज हो रही हैं। तो जब एब्जॉर्ब होंगी तो वो रिएक्टेंट में होंगी, हीट मिल के कोई चीज बना रही है, नहीं, सही है। तो रिएक्टेंट में हीट हुई तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट जो है वो इस्तेमाल हो रही है इस रिएक्शन में, तो वो एंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, खारिज हो रही है, वो प्रोडक्ट में होगी। तो बहरहाल ये इसका फर्क आपने एक्सो और एंडो का, इसमें दो तरह से एमसीक्यूज दे सकते हैं। हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, या हीट रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में है। केमिकल बॉन्ड देखें, पीछे हमने कैटाइन एनाइन पढ़ा है, सही है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले देखने हैं। पीछे आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था, सही है। आयनिक बॉन्ड यानी कि आयंस कैसे बनते हैं, आयंस के अंदर कैटाइंस और एनाइंस। और फिर हमने पढ़ा था कि देखें, यह इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, वो क्लोरीन को देगा, और क्लोरीन गेन करेगा, हाइड्रोजन पे +1 आएगा, क्लोरीन पे -1 आएगा। हाइड्रोजन को कैटाइन कहेंगे, +1 को, क्लोरीन को एनाइन कहेंगे। ये जो प्रोसेस लॉस और गेन वाला है, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनना। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब चार हो जाएं, देखिए हाइड्रोजन के पास एक है, या हीलियम के पास दो हैं, सही है, तो ये तो एक और दो हैं तो ये तो देंगे, सही है। चार से कम जब भी हैं तो ये किसी दूसरे को देंगे जिसको जरूरत होगा। हाइड्रोजन के पास एक है एक्स्ट्रा, एक क्लोरीन को एक जरूरत है अपना शेल, वैलेंस शेल पूरा करने के लिए, तो हाइड्रोजन उसको देगा, क्लोरीन लेगा। इसके पास, जिसके पास दो हैं वो उसको देगा, जिसके पास छह हैं जिसको दो चाहिए आठ पूरे करने के लिए। जिसके पास तीन है वो उसको देगा, जिसके पास पांच हैं जिसको तीन चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास चार है तो वो क्या होगा, मैंने आपको पीछे भी बताया था, वो शेयर करेगा। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो उसमें लॉस या गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन, और कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, सही है। ये याद रखते हैं दोनों का फर्क, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं हमेशा शेयरिंग के नतीजे में, और आयनिक बॉन्ड बनते हैं लॉस या गेन के नतीजे में। जिस तरह H+Cl है, HCl बनता है तो वो आयनिक बॉन्ड है, सही है। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग होती है, सही है। फिर ये देखें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल में दे रहे हैं, NaCl में पीछे बताता आ रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड होते हैं, इसको टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट भी कहते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। NaF सोडियम फ्लोराइड है,
ये टूथपेस्ट में इस्तेमाल होते हैं, ये अपने पास नोट करें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक पूछ सकते हैं इनमें से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये बेकिंग सोडा एंटी एसिड में इस्तेमाल होते हैं, बेकिंग सोडा ये पूछ सकते हैं। NaHCO, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्लीनिंग एजेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। CaSCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट में इस्तेमाल होते हैं। लाइम चूने में इस्तेमाल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रेन क्लीनर और सोप साबुन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हर एक के अपने अपने, ये कॉमन साल्ट है, ये टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, ये बेकिंग सोडे में होता है, ये क्लीनिंग एजेंट में होता है, ये साबुन में होता है, ये चूने में होते हैं, सीमेंट में होते हैं। NaCl आसान है, आपको वैसे ही पता होगा, बाकी पांचों के पांचों अपने पास नोट करें। और सबका ये यूज क्या है, कौन कहाँ पे हो रहे हैं, इसमें से एक लाजमी आएगा। कोवलेंट बॉन्ड में आपको बता के आएगा हूँ, म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उसके दरमियान, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि आयनिक बॉन्ड में गेन या लॉस ही होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती उसमें। ये देखें, म्यूचुअल शेयर करके बना रहे हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ आ गई उसी तरह की, पानी का फार्मूला आपको पता है वैसे भी, ग्लूकोज का पीछे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, सही है। ग्लूकोज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बेकिंग कुकिंग में, सही है। C6H12O6। और विनेगर जो सिरका होता है उसका फार्मूला क्या है, CH3COOH। सैलेड वगैरह में यूज होता है, या सिरका जो है आपने देखा होगा, सेब का सिरके का अलग मकसद होता है, दूसरा सिरका होता है उसका अलग होता है यार। एस्पिरिन, अच्छा ये एस्पिरिन जो हम लेते हैं अपना खून पतला करने के लिए, सही है, सर दर्द या इस तरह की चीजों में, दर्द 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 हो तो एस्पिरिन लेते हैं, या बुखार हो या इस तरह के। तो इसका फार्मूला क्या है ये याद रखें, C7H8, सॉरी C7H6 और O4, सही है। ये थोड़ा सा बुला रहे, बरल। और ये ग्लूकोज का फार्मूला क्या है ये भी नोट कर लें अपने पास। तो देखें ये चैप्टर केमिस्ट्री का जो है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एमसीक्यूज बनते हैं। एसिड बेस और साल्ट जो है वो हम आगे पढ़ लेंगे, सही है, अगले लेक्चर में। फिलहाल ये इतना याद रखें कि पीछे मैंने आपको बताया NaOH+HCl, एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं, सही है। जिस तरह NaOH और HCl ने मिलके NaCl और H2O बना दिया। तो एसिड के फायदे क्या हैं, एसिड क्या होता है, कैसे पता लगता है एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, साल्ट तो आपको पता है, सही है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। फिलहाल 6 चैप्टर काफ़ी हैं, अगले 6 चैप्टर में हमारी साइंस मुकम्मल हो जाएगी 8 की। पहले 3 चैप्टर आपने देखे होंगे, पहला तो नहीं, दूसरा तीसरा चैप्टर मुश्किल है, सही है। उसमें से आपने चीज़ें लाजमी नोट करनी है, टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, उसकी टाइप्स हैं। बाकी 3 4 चैप्टर आसान है, सही है, कुछ चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं इसमें।